Namaskar Mitro, myself Shiva Chauhan and recently I am studying in Hansraj College, Delhi University and I am in my final year of college and I am uploading class 10th whole syllabus of social science on this YouTube channel. तो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में सारे चैप्टर्स वन बाई वन। अभी ये जस्ट बिगनिंग है और ये मैं डालने वाला हूँ अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर विच इज़ ऑफ हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस चैप्टर का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और मैं आपको ये बात प्रॉमिस के साथ कह सकता हूँ कि आप एक बार मौका दें और इस वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर मैं आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो भी इस चैप्टर से बनने वाले हैं और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, साथ ही साथ में जो मीडियम साइज के क्वेश्चंस होते हैं वो सभी कवर कराने वाला हूँ और चैप्टर को डिटेल तरीके से इन अ स्टोरी फॉर्म आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको अगर सोशल साइंस टफ लगती है ना तो इस वीडियो के बाद में आपको हलवा लगने लगेगी। आपके दिमाग की खिचड़ी जो पकती थी वो सारी अब बंद हो जाएगी, क्योंकि अब आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ सोशल साइंस इन अ ईजी वे। तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए, एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए। अगर आपको वीडियो स्लो लगता है स्पीड बढ़ाकर देखिए। और एक और बात, एग्ज़ाम से पहले एक बार अगर आप वीडियो देखकर चले गए तो जो भी क्वेश्चन अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और जो भी वीडियो आप देख के गए हैं उससे रिलेटेड आ गया ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे और अटेम्प्ट करने के साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख कर आएंगे। तो बस अगर आपको मेरी इन बातों पर विश्वास हो जाता है तो वीडियोस को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा शानदार है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हमें बताएगा और क्या बताएगा कि नेशनलिज्म कैसे फैला, यानी कि जितनी भी कंट्रीज़ थी सबसे पहले आज से 200 साल पहले 300 साल पहले क्या हुआ करता था, वहाँ पर नेशनलिज्म नहीं था, वहाँ पर मोनार्की हुआ करती थी, यानी कि रूलर्स हुआ करते थे, वो अपनी ऑटोक्रेसी चलाया करते थे, अपने मन माने तरीके से शासन किया करते थे लोगों के ऊपर। बट धीरे धीरे लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती गई, लोगों में स्ट्रगल डेवलप होता गया और एक नेशनलिज्म की फीलिंग है वो आने लगी, क्योंकि अब लोग क्या होना चाहते थे, लिबरल होना चाहते थे। क्योंकि जो रूलर्स हैं वो लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते थे और कई सारी परेशानियाँ लोग फेस करते थे। तो उससे पहले कहीं भी नेशनलिज्म नहीं था। धीरे धीरे ये नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और फिर वो कैसे स्प्रेड हुआ इन अदर प्लेसेस, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर का नाम है जैसे कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। राइज यानी कि फैलना और नेशनलिज्म, व्हाट इज नेशनलिज्म, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो नेशनलिज्म मतलब होता है इट इज़ अ डिज़ायर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल टू गेट इंडिपेंडेंस। और वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है दे मे बी ऑफ सेम रिलीजन, सेम रीजन और दे मे बी स्पोक सेम लैंग्वेज। तो मतलब या तो उनकी लैंग्वेज सेम हो सकती है, सेम रीजन के हो सकते हैं या सेम रिलीजन हो सकता है, कुछ ना कुछ उसमें कनेक्टिविटी उन लोगों में होगी। तो उन लोगों की क्या है, डिज़ायर है, उन लोगों की डिज़ायर है फॉर किस चीज़ के लिए, फ्रीडम। तो ये होता है नेशनलिज्म। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूरोप के बारे में। यूरोप क्या है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर कई सारी कंट्रीज आती हैं, जैसे कि पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरीके से सारी कंट्रीज किसके अंदर आती हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आती हैं। अब यहाँ पर जो चैप्टर की बिगनिंग है, जो इंट्रोडक्शन है, वो कैसे शुरू होता है, वो होता है फ्रॉम द प्रिंट ऑफ फ्रेडरिक सरियू। फ्रेडरिक सरियू एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने की प्रिपेयर्ड की थी सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग्स और उन पेंटिंग्स में उन्होंने डिस्क्राइब किया था अबाउट देयर विजन ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। मतलब कि उनका एक विजन था, यूटोपियन विजन। क्या था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, यानी कि अब मोनार्की जो है, मोनार्की से कहाँ तक का मूवमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक यानी कि सभी लोगों की, डेमोक्रेसी यानी क्या होता है, लोगों का शासन, यानी कि लोगों की मर्जी से एक गवर्नमेंट बने जो कि लोगों के लिए काम करे। और रिपब्लिक, सोशल रिपब्लिक, यानी कि वहाँ पर किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर्स ना हो, वहाँ पर क्या हो, जनता का शासन हो, रिपब्लिक हो, लोगों के पास फ्रीडम हो, अपना राइट टू स्पीच हो, राइट टू लिव हो, राइट टू प्रॉपर्टी हो, इस तरीके की सारी चीज़ें हो। तो ये किसका व्यू है, एक
फ्रेंच आर्टिस्ट हैं उनका, और ये पेंटिंग उन्होंने बनाई थी सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग्स 1848 में। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और वो एक पेंटिंग आपको यहाँ पर दिख रही होगी फिग नंबर 1, जो कि चैप्टर के सबसे बिगिनिंग में है, वो है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड एंड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। क्या? ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड एंड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशन, प्रिंटेड बाय द फ्रेडरिक सरियन 1848। तो इस पेंटिंग में हमें क्या बताने की कोशिश की गई है उसके बारे में हम यहाँ पर जल्दी से समझ लेते हैं फटाफट से। इस पेंटिंग में जो पीपल हैं अमेरिका एंड यूरोप के, वो क्या कर रहे हैं? मार्च कर रहे हैं। ये देखिए आपको मार्च करते हुए नजर आ रहे होंगे इन अ लॉन्ग वे। तो ये सारे लोग जो हैं वो कहाँ के हैं? यूरोप के हैं और अमेरिका के हैं, और वो मार्च कर रहे हैं और दे आर ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर इन्हें बताया गया है, और इन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने सभी लोग क्या कर रहे हैं? सभी लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं इन्हें, और इन्हें सभी लोग इनके सामने से निकल कर जा रहे हैं। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हैं उनके 2 हाथों में 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक हैंड में उनके है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, एंड इन अनदर हैंड शी इज़ हैविंग चार्टर ऑफ द राइट ऑफ द मैन। यानी कि ये यहाँ पर ये देखिए चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन है, और यहाँ पर हैं उनके हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, जिससे कि वो लोगों को क्या दे रही हैं? एनलाइटमेंट, ज्ञान दे रही हैं कि हमें आज़ादी की ओर जाना है। तो लोग इनको होमेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। उसके बाद में ऑन अर्थ देयर वाज द शैटर्ड रिमेन ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। ये देखिए एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन यहाँ पर किसे बताया गया है? मोनार्की को। तो ये जो मोनार्की है ना, वो स्कैटर्ड फॉर्म में ग्राउंड पर पड़ी हुई है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? सरियूज विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशंस। मतलब कि जितने भी डिफरेंट ग्रुप के पीपल हैं, वो मतलब डिफरेंट प्लेसेस के पीपल हैं, वो ग्रुप्ड हैं एज अ डिस्टिंक्ट नेशन। यानी कि डिफरेंट नेशंस में वो लोग अलग अलग ग्रुप्स में यहाँ पर हैं। ये देखिए डिफरेंट अपने अपने फ्लैग्स एंड कस्टम्स को लेकर सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है? द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड वॉज वे पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। यानी कि जो नेशन स्टेट बन चुके हैं वो कौन कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स हैं एंड स्विट्जरलैंड है। तो वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे निकल चुके हैं। और उसके बाद में यहाँ पर फ्रांस जो है आइडेंटिफाई बाय द रेवोल्यूशनरी ट्री कलर फ्लैग जस्ट रीच द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। यानी कि जो फ्रांस है, जो कि ट्री कलर यानी कि 3 कलर्स का उनका फ्लैग है, वो यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास में जस्ट आ चुके हैं। ये देखिए, और यहाँ से स्विट्जरलैंड और जो यूनाइटेड किंगडम है वो यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स हैं सॉरी, वो यहाँ से आगे निकल चुके हैं। यानी कि उनको वो नेशन स्टेट ऑलरेडी बन चुके हैं, और जो फ्रांस है वो भी नेशन स्टेट बनने वाला है इस टाइम पर। कौन सा टाइम है ये? 1848 का। अब यहाँ पर फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग ब्लैक रेड एंड गोल्डन फ्लैग। यानी कि जर्मनी के लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं, और उनका फ्लैग कौन सा है? ब्लैक रेड एंड गोल्ड है। And interestingly, at that time, so you created the image. German people did not yet exist as a nation state. यानी कि जर्मन में अभी कोई नेशन स्टेट नहीं था, यानी कि वो लोग कोई एक नेशन नहीं बना था जर्मनी उस टाइम पर। जैसे फ्रांस था, फ्रांस एक नेशन बन चुका था, मतलब कि सारे लोग एक उसका नाम पड़ गया था फ्रांस, लेकिन ये जर्मनी नाम का कोई नेशन नहीं था वहाँ पर। ये क्या थी? सिर्फ ये थी ओनली दिस वाज अ लिबरल होप। यानी कि जो लिबरल लोग थे उनकी होप थी कि यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं इस प्लेस पे, जो कि जर्मन स्पीकिंग है, उन लोगों को जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज़ को, जितनी भी डिफरेंट जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज़ हैं, उन सभी को यूनिफाई कर दिया जाएगा, और फिर क्या बनेगा? जर्मनी बनेगा, और ये एक नेशन स्टेट बनेगा। तो ये जर्मनी भी इनके पीछे लगी है। किसके पीछे? फ्रांस के पीछे। एंड फॉलोइंग द पीपल ऑफ जर्मनी, द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, ये सारे लोग भी अब लाइन से पीछे लगे हुए हैं। किस लिए लगे हुए हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पीछे लगे हैं। ऑल्दो इट वाज अ यूटोपियन विजन, यानी कि ये तो सिर्फ एक पेंटर ने एक प्रिंट बनाया था, लेकिन रियल वर्ल्ड में भी इसी तरीके का चल रहा था कि नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होता जा रहा था, और लोगों के अंदर स्ट्रगल करने की, नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी थी। तो ये हमें इस फोटो के उससे पता चल जाता है, इस प्रिंट से। एंड एट लास्ट हमें यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है कि फ्रॉम द हेवन क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। यानी कि फ्रॉम दीज हेवंस
ये सारे लोग देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये देखिए, देख सकते हैं आप, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सारे लोग अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं लोगों को। और क्या कहना चाह रहे हैं, ये ऊपर से देखकर लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यस, अब नेशन स्टेट बनाने का टाइम आ चुका है, सभी को अपने लिए स्ट्रगल करना चाहिए, और उन सभी के लिए ये लोग इन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अब इन सभी चीज़ों से एक और चीज़ यहाँ पर शो करने की कोशिश की गई है, आर्टिस्ट सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि क्या होगा कि सभी लोग सेंट्स को, एंजल्स को, इनको मानते हैं, तो इनसे क्या होगा, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट होगी, और जब गॉड की बात आ जाती है तो सारे लोग एक साथ हो जाते हैं, सभी लोग एक ही चीज़ को विश्वास करते हैं। तो फिर इससे क्या होगा, जो फेटर्निटी है अमॉन्ग द ऑल नेशन वो इंक्रीज होगी, बंधुत्व, जुड़ाव, कनेक्शन लोगों के बीच में आएगा, क्योंकि वो कनेक्टेड किससे हैं, एक सारे नेशंस जो हैं वो किससे कनेक्टेड हैं, एक ही जगह से कनेक्टेड हैं। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हमारा ये इंट्रोडक्शन खत्म होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, अब इस टाइम पर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स। यानी कि जो नेशनलिज्म है वो क्या हो रहा था, इमर्ज हो रहा था, बहुत ज़्यादा फैल रहा था, एक्सपेंड करते जा रहा था लोगों के अंदर। जो अब नेशनलिज्म की फीलिंग है वो स्ट्रांग होती जा रही थी, और लोग जो स्ट्रगल करने वाले हैं वो मैदान में आते जा रहे थे और मोनार्की को हटाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। सो इट वॉज द टाइम व्हेन देयर वॉज चेंजेस, लॉट्स ऑफ चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड द मेंटल वर्ल्ड। अब देखिए, मोनार्की से नेशनलिज्म की तरफ आएंगे तो पॉलिटिकल वर्ल्ड में तो चेंजेस होंगे ही, पॉलिटिकल वर्ल्ड में तो चेंजेस होंगे ही, साथ ही साथ लोगों के मेंटल वर्ल्ड में भी चेंजेस हो रहे थे। अब मेंटल वर्ल्ड में कैसे चेंजेस हो रहे होंगे, यानी कि लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा होगा, लोगों का परसेप्शन चेंज हो रहा होगा, और उसी के साथ साथ जो इन्वायरमेंट है, सोशल, डेमोग्राफिक्स, हर चीज़ चेंज हो रही होगी, क्योंकि अब पॉलिटिकल चेंजेस आने लगे हैं, और एक बहुत बड़ा, इट वॉज अ मेजर चेंज। तो इस तरीके से चेंजेस हो रहे थे, जैसे कि कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरजिन कंट्रोल ओवर क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। यानी कि सेंट्रलाइज्ड पावर होगी और उनका क्या होगा, सोवरजिन कंट्रोल होगा, और जो डिफाइंड टेरिटरीज हैं वो क्लियरली डिफाइंड होंगी। ये बात को आप समझ में आ रहा है, या ये क्या था, एक पॉलिटिकल चेंज था। पॉलिटिकल चेंज कैसे हो रहा है, जैसे कि डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट प्लेसेस में, प्रिंसिपैलिटीज़ में प्लेसेस सारी बटी हुई थी, ठीक है, और वो आती थी रूलर के अंडर में। अब ये जो आ रही हैं रूलर के अंडर में वो सारी कंबाइंड हो जाएंगी। अब यहाँ पर रूलर अगर किसी से फाइट कर लेता था तो उसका भी एरिया रूलर छुड़ा लेगा, लेकिन अब क्या होगा, जो टेरिटरीज हैं वो क्लियरली डिफाइंड होंगी कि फ्रांस इतना है, जर्मनी इतना है, इसका एरिया यहाँ तक है। अब कोई फाइट करके एक दूसरे से रीजन ऐसे छुड़ाएगा नहीं, तो इस तरीके से क्लियरली डिफाइंड होंगी टेरिटरीज। उसके बाद में और क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, जैसे कि सेंट्रलाइज्ड पावर अब आएगी, लेकिन वो पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए सोवरजिन कंट्रोल, यानी कि वहाँ पर लोगों की सहमति से कंट्रोल होना चाहिए। तो इस तरीके से कई सारे चेंजेस आ रहे थे। नेशन स्टेट इन द प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ द यूरोप। यानी कि जितने भी मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे बड़े बड़े, जिनकी बहुत सारी डायनेस्टीज थी और डिफरेंट रीजन्स में बटे हुए थे, वो अब क्या बनेंगे, नेशन स्टेट। यानी कि सारे कंबाइंड हो जाएंगे, ऐसे डिफरेंट में थे तो वो सब अब क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे और एक नेशन बनेंगे। तो ये इट वॉज अ मेजर चेंज, यानी कि मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर से अब क्या आने वाला था, अब मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर से नेशन स्टेट्स बनने वाले थे। अब आ जाते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। यानी कि जो नेशनलिज्म का आइडिया है ना, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से फैला। फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो डिफरेंट तरीके प्लेसेस पर स्प्रेड हुआ। यानी सबसे पहले रेवोल्यूशन कहाँ पर आया, इन फ्रांस। तो यहाँ पर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में कैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन आया उसके बारे में समझ लेते हैं, और कैसे स्ट्रगल्स हुए, उसके बाद में वो किस तरीके से स्प्रेड हुआ डिफरेंट प्लेसेस पर, उसके बारे में यहाँ पर जल्दी से समझते हैं फटाफट। जो नेशनलिज्म है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया, और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ, इन 17 तो जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है
तो जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है वो आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से, और फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगनिंग में सबसे पहले कब हुआ था? इन 1789 में। और ये फ्रांस जो था वहाँ पर अब क्या हुआ इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से? एक फुल फ्लेज टेरिटरियल स्टेट बन चुका था ऑन द प्लेस ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्च, यानी कि जो एब्सोल्यूट मोनार्च थे फ्रांस में अब वो क्या थे? एंड हो चुके थे, और उससे क्या बन चुका था? एक फुल फ्लेज टेरिटरियल स्टेट बन चुका था फ्रांस। किससे बना था? ये हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके बाद में पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी हुए फ्रांस में, यानी कि पहले मोनार्की थी तो अब क्या आ गया? अब मोनार्की के बाद में सोवर्जिन कंट्रोल हो गया, रिपब्लिक हो गया, तो वहाँ पर कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी किए। उसके बाद में जो रेवोल्यूशन है वो प्रोक्लेम करता है कि पीपल हु वुड हैंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी पीपल हु वुड हैंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी, यानी कि वो लोग ही हैं, रेवोल्यूशन ने क्या बताया कि लोग ही हैं जो कि उस नेशन में रहते हैं, वही उस नेशन की डेस्टिनी को और उस नेशन के आइडिया को शेप कर सकते हैं, यानी कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को, वहाँ की डेस्टिनी को उन लोगों के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए जो लोग वहाँ पर रहते हैं, ना कि किसी एक फैमिली, ना कि किसी एक एम्पायर या एक पीपल के द्वारा उसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो ये क्या रेवोल्यूशन से प्रोक्लेम हुआ। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ सोवर्जिनिटी फ्रॉम द मोनार्की, जैसा कि मैंने आपको बता दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुआ। अब सोवर्जिनिटी आ गई थी मोनार्की की जगह पर। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ, रेवोल्यूशनरीज ने कई सारी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जिससे कि दे कुड क्रिएट कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल, यानी कि एक लोगों के बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लोगों के बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं होगी तो सारे लोग स्कैटर्ड होंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर ऐसे करके फैले होंगे। लेकिन जब ये लोग यूनाइट हो जाएंगे थ्रो अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, ये लोग बंध जाएंगे थ्रो अ बॉन्ड, तो फिर क्या होगा? इन लोगों में यूनिटी जब आ जाएगी तो ये पावरफुली स्ट्रगल कर सकते हैं, जो कि बड़े बड़े साम्राज्य भी हिला सकता है और हिला दिए थे अर्लियर टाइम में। तो इस तरीके से एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने की लोगों के बीच में ज़रूरत थी। तो उसके लिए क्या स्टेप्स लिए गए उनके बारे में समझते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो फोकस इट। द आइडिया ऑफ ले पेट्री, यानी कि द फादरलैंड। ले पेट्री यानी क्या होता है? द फादरलैंड, यानी कि ये जो प्लेस है वो हमारे फोर फादर्स की है। तो जब ये बात लोगों को विश्वास दिलाई गई तब उन्हें वो एक स्ट्रॉन्ग अपने अंदर, उनके अंदर एक बिलीव आया कि यार ये तो हमारी लैंड है और हम पर ही कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा कर रहा है, हम पर ही दूसरा व्यक्ति प्रेशर कर रहा है और फोर्स कर रहा है। तो क्या आइडिया आया ले पेट्री का कि ये हमारे फादरलैंड है, हमारे पूर्वजों की ज़मीन है। एंड ले काइटीन, यानी कि द सिटीजन, यानी कि हम यहाँ के क्या है? सिटीजन हैं। उसके अलावा एम्फसाइज द नोशन ऑफ आ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयड इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी क्या नोशन आया कि अब जितने भी डिफरेंट लोग हैं जो कि एक नेशन में रहते हैं उनके लिए इक्वल राइट्स होना चाहिए, इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो इससे भी लोगों के बीच में इक्वलिटी आएगी और कलेक्टिविटी, जो डिफरेंट हेरार्कीज डिवाइडेड हुई थी वो जब खत्म होंगी तो लोग क्या होंगे? कनेक्ट होंगे, कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों के बीच में क्रिएट होगी। फ्रांस के लिए एक नया फ्लैग लाया गया जो कि ट्रिकलर था, वॉज चूजन ऑन रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड, यानी कि जो रॉयल स्टैंडर्ड है उनका जो फ्लैग था उसे हटाकर अब एक फ्रांस का नया फ्लैग आया। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड एज नेशन असेंबली, यानी कि जो स्टेट जनरल थी पहले उसे अब क्या कर दिया गया? हटा दिया गया और उसकी जगह पर अब क्या लाया गया? नेशनल असेंबली। और यहाँ पर नेशनल असेंबली जो थी वो यहाँ पर कौन लोग आए थे? वो आए थे बाय वोट फ्रॉम द एक्टिव सिटीजन्स, यानी कि जो भी एक्टिव सिटीजन्स थे जिनके पास वोटिंग राइट थे उनके थ्रू सेलेक्ट होकर वो सारे लोग आए थे जो कि नेशनल असेंबली के मेंबर्स बने थे। अब एक्टिव सिटीजन कौन लोग थे इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। सो Humans were composed, oaths were taken, martyr commemorated, all the name of nation, यानी कि अब नेशन के नाम पर कई सारी ओथ्स बनी, जैसे कि हम लेते हैं ना इंडिया इज माई कंट्री, इस तरीके की ओथ कई सारी ली गई। उसके बाद में ह्यूमंस बने, भजन बने कई सारे, और वो लोग जो कि शहीद हो चुके थे अपने नेशन के लिए उन लोगों को अब रिस्पेक्ट दी गई, श्रद्धांजलि दी गई, ताकि क्या हो? सारे लोग एकजुट हों और कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट हो। Centralized power and administrative system was put placed and the formulated uniform laws for all the citizen within the territory, यानी कि सभी लोगों के लिए जो laws हैं वो क्या हुए? यूनिफॉर्म हुए।
सो ये सारे चेंजेस जब फ्रांस में हो गए, उसके बाद में जितने भी जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज देयर मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, यानी कि अब उनकी एक डेस्टिनी और मिशन बन गया कि यूरोप के भी सारे नेशंस के लोगों को अब उन्हें इस डेस्पोटिज्म से, तानाशाही से, रूलरशिप से, मोनार्की से उन्हें बचाना है। तो उसके लिए अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, दे सेटअप ऑफ जैकोबिन क्लब इन डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप बाय स्टूडेंट एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास, यानी कि जैकोबिन क्लब्स बनने लगे जिनके की मेंबर्स थे स्टूडेंट एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास, और ये क्या करते थे, स्प्रेड करते थे द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड रेवोल्यूशनराइज करते थे लोगों को, और जिससे कि लोगों के अंदर भी एक फ्रीडम आए। और वो फिर जब यहाँ पर जो फ्रेंच आर्मीज़ हैं, फ्रेंच आर्मीज़ के लिए क्या करते थे, जो एक्टिव कैंपिजन्स हुआ करते थे वो एक वे प्रिपेयर्ड करते थे फॉर द फ्रेंच आर्मीज़ टू, और इसी तरीके से जो फ्रेंच आर्मी है वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के भी कई सारे रीजन्स में पहुंच पाई। तो इससे क्या होता था, जैकोबिन क्लब से वो एक अवेयरनेस लोगों के बीच में ले आते थे, नेशनलिज्म के बारे में जैकोबिन क्लब के लोग बताते थे, और उससे एक जब फ्रांस की आर्मी आती थी तो लोग उनका क्या करते थे, वेलकम किया करते थे, और फिर लोग ये सोचते थे कि यार ये तो हमारे लिए आई है, हमारे प्रॉफिट के लिए आई है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती थी। आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म टू अब्रॉड, यानी कि कई जगह उन्हें वॉर भी करना पड़ा, और इससे क्या हुआ, जो फ्रेंच आर्मी है उसने नेशनलिज्म का आइडिया डिफरेंट प्लेसेस तक लेकर गई। देन wide swath of territory that come under control of Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in the France, यानी कि जितनी भी कंट्रीज अब यहाँ जो हेड है रेवोल्यूशनरी, जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उन सबका हेड कौन बन जाते हैं, नेपोलियन बन जाते हैं। नेपोलियन जब हेड बन जाते हैं तो अब क्या होता है कि पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में फिर से आ जाती है, यानी कि ये लोग चले किस चीज़ के लिए थे, रेवोल्यूशन करने के लिए, लिबरलिज्म के लिए, लेकिन वहाँ पर इन सब का हेड कौन बन जाता है फ्रांस में, नेपोलियन। और नेपोलियन एक ड्रीम देखता है टू विन द होल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सारे वर्ल्ड को वो जीतने का एक सपना देखता है। तो इसीलिए फिर वो धीरे धीरे ये जो डेमोक्रेटिक तरीके से रिफॉर्म्स आ रहे थे, रेवोल्यूशन आ रहे थे, उनको फिर से वो मोनार्की के वे पर वापस ले जाने की कोशिश करता है, और चली जाती हैं चीज़ें, जो कि हम आगे देखेंगे। तो नेपोलियन ने फिर जितनी भी जगह उन्होंने क्या किया, अपनी टेरिटरीज बनाई, वहाँ पर कई सारे रिफॉर्म्स लाए जो कि वो फ्रांस में ऑलरेडी ला चुके थे। रिटर्न ऑफ मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, यानी कि जब नेपोलियन के हाथ में पावर आ जाती है तो नो डाउट वो फिर से डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने चेंजेस किए, दे इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम रैशनल एंड एफिशिएंट, यानी कि जो सारा सिस्टम है वो रैशनल हो, एफिशिएंट हो, उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे वो बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। और वो क्या थे, उन्हें नेपोलियनिक सिविल कोड के नाम से जाना गया, और उन्हें द सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से भी जाना गया, और द नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें क्या हुआ उसको हम समझते हैं, और ये कब हुआ, 1804 में इसे नेपोलियनिक कोड कहा गया। तो इसमें जो था, इट वॉज अवे फ्रॉम द ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, यानी कि अब बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। अब इक्वेलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड राइट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि सभी लोगों के लिए जो इक्वेलिटी है वो होगी लॉ के सामने। कोई ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के लिए लॉ इतना है तो किसी व्यक्ति के लिए इतना है, तो किसी के लिए इतना है, किसी के लिए इतना है, किसी के लिए, लॉ सबके लिए अब बराबर होगा। जो चीज़ एक मेहनत लेबर क्लास पर लग रही है वही चीज़ एक मिडिल क्लास पर फॉलो होगी, वही सारी चीज़ें किसी बड़े व्यक्ति पर फॉलो होगी। तो ये अब किसने ले आए, नेपोलियन ने। राइट ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी राइट क्या था, यानी कि पहले लोगों के पास में ऐसा राइट नहीं होगा कि उनको अपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकते थे, लेकिन अब लोग अपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, ये वाला राइट लोगों के पास में आ गया। उसके बाद में जो यूनिफॉर्म लॉज हैं वो तो आई आए, साथ में स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर एंड कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड एंड कैपिटल फ्रॉम रीजन टू अनदर रीजन, यानी कि अब क्या हुआ, एक्सचेंज जो है चीज़ों का, एक्सचेंज ऑफ और मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया, गुड्स एंड कैपिटल वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया, क्योंकि अब क्या हो गया, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर को यहाँ पर फॉलो किया जाने लगा। पहले डिफरेंट रीजन्स में जो अलग अलग वेट एंड मेजर थे, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में समझाया, अब वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। तो इससे क्या हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स में
बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड एंड पीसेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉय न्यू फॉन्ड ऑफ फ्रीडम। यानी कि जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुधर जाता है तो एक्सचेंज में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चीज़ों को, कैपिटल को, गुड्स को ले जाने में आसानी होगी, और जितने भी बिजनेसमैन वगैरह सब लोग थे इन्हें एक नई फ्रीडम मिली, आज़ादी लोगों ने महसूस की, जो नेपोलियनिक सिविल कोड है उसके बाद। डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीसेंट फ्रॉम द सेफडम्स। यानी कि पहले सेफडम्स हुआ करते थे, वो लोग जो कि जिनके पास ज़मीन वगैरह नहीं हुआ करती थी और परमानेंट किसी के यहाँ पे काम करते थे, और उसके बदले उन्हें पेमेंट वगैरह भी नहीं मिलती थी। क्या मिलता था, खाना, रहना, ये सारी चीज़ें मिलती थी, और थोड़ा बहुत कुछ मिलता होगा तो मिलता होगा। तो सेफडम्स यानी कि वो लोग फिर ना लाइफ लॉन्ग उन्हें उस पर्सन के यहाँ पे काम करना पड़ता था, तो वो बधवा मजदूर जिसे कहते हैं। तो ये वाली चीज़ इन्होंने ख़त्म की, और जो मोनोरियल ड्यूज थे, यानी कि कई सारे टैक्सेस लोगों पर जो ज़्यादा लगे हुए थे, जो अर्लियर टाइम के थे मोनार्कीज के, वो नेपोलियन ने फिर मोनारियल ड्यूज को कम कर दिया और ख़त्म कर दिया। मतलब जितने पुराने ड्यूज थे उन सबको लोगों पर माफ़ कर दिया। तो लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हुए होंगे इन सब चीज़ों से। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हुआ। अब कभी लोगों को अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो सीधा एडमिनिस्ट्रेशन के पास में पहुंच सकता है। राजा महाराजाओं के टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि हर कोई व्यक्ति दरबार में पहुंच जाए। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स से जो इम्प्रूवमेंट किया वो नेपोलियनिक सिविल कोड ने किया। अब टाउन में गिल्ड बन सकती हैं, गिल्ड्स की रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो चुकी हैं। पहले गिल्ड्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थी। गिल्ड्स यानी क्या होता है कि जो सेम वर्क को परफॉर्म करने वाले लोग होते हैं, सेम प्रोफेशन को परफॉर्म करने वाले लोग होते हैं, वो सारे मिल जाते हैं और अपना एक गिल्ड बना लेते हैं। तो ये जो गिल्ड वाली ग्रुप बनाने वाली चीज़ है वो पहले रूलर्स ने बंद कर रखी थी। क्यों? शायद ऐसा हो सकता है कि ये लोग ज़्यादा मिलकर फिर उन्हीं लोगों के लिए परेशानी क्रिएट कर रहे होंगे, या फिर वो सोच रहे होंगे कि इससे जो स्ट्रगल है, लोग एकजुट ज़्यादा होंगे तो फिर हमें ही ज़्यादा परेशानी आएगी, इसीलिए जो किंग्स हुआ करते होंगे उन्होंने बंद कर दी होगी। तो अब गिल्ड वाला सिस्टम फिर से ऑपरेट गिल्ड बनाने की परमिशंस मिलने लगी, जिससे क्या होता है कि जब सेम प्रोफेशन को करने वाले लोग गिल्ड बना लेते हैं तो वो फिर जैसे कोई सामने वाला खरीद रहा है तो वो जब बेचेंगे तो वो अपना एक रेट डिसाइड कर लेंगे, हम सब इस रेट पर बेचेंगे, तो फिर सामने वाले को उसी रेट पर खरीदना पड़ेगा। अब जब गिल्ड रहता है तो वो कई सारे ऐसे डिसीजंस ले पाते हैं एक साथ होकर, ताकि फिर कोई वो चीज़ जो है वो किसी और रेट में कहीं नहीं मिलेगी। तो फिर सभी लोग जब एक साथ बेचेंगे तो इनका भी प्रॉफिट होता है, और इससे इनका जब प्रॉफिट होता है तो ये फिर अपना लाइफ स्टैंडर्ड सुधार पाते हैं। तो इसीलिए गिल्ड बनाना किसी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा सही होता है। तो गिल्ड वाला जो रेस्ट्रिक्शन है वो अब खत्म हो चुका था। द रिएक्शन ऑफ द लोकल पीपल ऑन द फ्रेंच रूल वॉज मिक्सड, यानी कि जो रिएक्शन थे लोगों के वो मिक्सड थे। कहीं कहीं लोग खुश भी थे, बट फिर उसके बाद में लोग दुखी भी हो गए थे। तो अब ये कैसे और क्या रिएक्शंस लोगों के थे वो देखते हैं। इनिशियली जब फ्रेंच आर्मीज हॉलैंड, स्विट्जरलैंड इन सारी जगहों पर पहुंची, सिटीज़ लाइक ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान एंड वॉर्शो, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज अ हार्विंगर ऑफ लिबर्टी, यानी कि फ्रेंच आर्मीज को हार्विंगर ऑफ लिबर्टी कहा गया। यानी कि लोग ये समझ रहे थे कि इनको वेलकम कर रहे थे कि यार ये लोग तो हमें बचाने के लिए आए हैं, ये तो हमारी इन्होंने आंखें खोल दी, हम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, फोर्स, परेशानियों में थे, इन्होंने हमें बचाया है। तो हार्विंगर बताया कि ये हमें लिबर्टी दिलाने के लिए आए हैं। बट जो इनिशियल एंथुजियाज्म था, इट वॉज सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी यानी वो फिर धीरे धीरे क्रूरता में परिवर्तित होने लगा। कैसे? बिकॉज इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड conscription into the French armies required conquer the rest of the Europe, all seemed overweight the advantage of the administrative changes। यानी कि ये सारी चीज़ें क्या क्या हो गई, अब टैक्सेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, सेंसरशिप लगी। सेंसरशिप क्या होता है? जब कोई भी प्रिंट हमें या कोई भी न्यूज़ हमें देनी होती है, कोई भी बुक पब्लिश करनी होती है, तो उसमें आप रूलर के बारे में, यानी जो रूलर है उसके बारे में आप नहीं लिख सकते, गवर्नमेंट जो है उसके बारे में आप नहीं लिख सकते, या फिर लिखना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, और जब परमिशन मिलेगी तभी आप लिख पाएंगे। तो सेंसरशिप हो गई। उसके बाद में कॉन्स्क्रिप्शन होने लगा आर्मी में, यानी कि लोगों की जबरदस्ती भर्तियां करने लगे, क्योंकि नेपोलियन को और भी यूरोप को जीतना था, उसका एक ड्रीम बन चुका था। तो फिर वो लोगों को फोर्सफुली हर कहीं से, आओ आपको आर्मी में आना ही पड़ेगा कैसे भी, अब भले ही अब लोग आना चाहें चाहे ना आना चाहें, उन्हें आर्मी में जाना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें होती थी, मगर फिर बाद में लोगों को ये सारी चीज़ें ना ओवरवेट लगने लगी। जो इन्होंने चेंजेस करके ये सुधार किए थे ना, उन सबसे ओवरवेट लगने लगी, और लोग सोचने लगे यार पहले वाला सिस्टम ही
अच्छा था, इसमें तो और ज़्यादा परेशानी आने लगी है। एज इट बिकम क्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। देन नेक्स्ट अब हम यहाँ पर एक फिग 4 में देखना है द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़ुइब्रुकेन जर्मनी। यानी कि जर्मनी में जब नेपोलियन ने अपना रूलरशिप कर ली थी तो वहाँ के लोग जब परेशान हो चुके थे, जैसे कि हमने नीचे देख लिया, तो उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, ट्री ऑफ लिबर्टी को लगा रहे हैं। यानी कि ट्री ऑफ लिबर्टी क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। यानी कि ट्री लगा रहे हैं जिससे सारे लोग एक साथ हैं और अब लोग ज़्यादा ही परेशान हो चुके हैं, तो उस ट्री को लगाकर वो लोग लिबर्टी पाना चाहते हैं। ट्री ऑफ लिबर्टी को प्लांट कर रहे हैं जर्मनी में। ये प्रिंट जो बनाया है वो बनाया है कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज ने बनाया है। द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन इन ज़ुइब्रुकेन बाय द फ्रेंच आर्मीज, यानी फ्रेंच आर्मीज अब क्या कर रही हैं, ऑक्यूपेशन कर रही हैं ऑन द ज़ुइब्रुकेन, यानी कि ज़ुइब्रुकेन में वो घुस रही हैं और वो लोग वहाँ उन्हें आने से रोक रहे हैं। अब जो आर्मी के लोग हैं, जो फ्रेंच सोल्जर्स हैं, वो आपको ब्लू वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म में दिख जाएंगे, देख सकते हैं, ये ब्लू वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म में आपको ये सारे फ्रेंच आर्मीज़ हैं वो दिख जाएंगी और वो लोगों को कैसे परेशान कर रही हैं। लाइक इस फोटो में जो दिखाया गया है उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें क्या बताया है, पोर्ट्रेट एज अ ऑपरेशन पेशेंट का कार्ट है, यानी कि जो उसकी घोड़े गाड़ी है, ये देखो आप, दिख रही है आपको, उसे सामान को छीन रहे हैं, उससे वुमेन्स को हरास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर फोटोज़ में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। सो यहाँ पर वुमेन्स को हरासमेंट हो रहा है। उसी के बाद में जो पीसेंट आर्मीज़ हैं वो पीसेंट्स को फोर्स कर रही हैं टू डाउन ऑन हिज नीज, यानी कि डाउन करके नी पर बिठाने के लिए फोर्स कर रही हैं आर्मीज लोगों को, और डाउन करके बिठा रही हैं कि तुम हमारी शरण में हो। तो लोग जो रेवोल्यूशनराइज थॉट के थे उन सब पर आर्मी बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रही है, ये हम फोटो में देख चुके हैं। और लोग यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, द ट्री ऑफ लिबर्टी। देन फिग नंबर 5 में हम क्या देख रहे हैं, द कुरियर ऑफ राइनलैंड लॉज ऑल दैट ही हैज़ ऑन हिज वे होम फ्रॉम लेपिजिंग, यानी कि लेपिजिंग में नेपोलियन हार चुके थे 1813 में। जब नेपोलियन हार गए तो वो फिर वापस उन्हें आना पड़ा, क्योंकि अगर वो वापस ना आते तो जितना उनके पास बचा था वो भी रह जाता। तो यहाँ पर एक डायग्राम के तरीके से आपको मीडियम से डिस्क्राइब किया गया है कि उन्हें एक पोस्टमैन बताया गया है नेपोलियन को, जिनके बैग में सारी टेरिटरीज हैं, ये सारी टेरिटरीज उनके बैग में रखी हुई थी। लेकिन जब वो लेपिजिंग में हारते हैं तो एक एक करके टेरिटरीज उनके बैग से गिरती जा रही हैं। यानी कि एक पोस्टमैन से उन्हें बताया गया है कि जैसे वो किंग थे तो बहुत सारी टेरिटरीज उन्होंने कर ली थी, फिर उसके बाद जब वो वापस आने लगे तो ये टेरिटरीज वापस उनके हाथ से चली गई और यहाँ पर फिर वापस से कंजर्वेटिज्म आने लगा। तो ये यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। उन्होंने अपना बैटल कहाँ लॉस्ट किया था, लेपिजिंग में, तो ये आपको याद रखना है 1 मार्कर के लिए, और उसी के बाद में ये आप लॉन्ग आंसर में भी डाल सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम टॉपिक नंबर 2, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में नेशनलिज्म कैसे बना, कैसे फैला, इसके बारे में हम इस टॉपिक में समझेंगे। सो मिड 18th सेंचुरी के टाइम पर यहाँ पर कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं थे, यानी कि 1750 के टाइम पर नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, नेशन स्टेट नहीं थे यूरोप के अंदर। जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड बट डिवाइडेड इनटू किंगडम लाइक डचीज एंड कॉन्टॉन्स। जो सारी किंगडम्स थी वो डिवाइडेड थी इन डचीज एंड कॉन्टॉन्स एंड रूल्ड बाय द ऑटोनोमस टेरिटरीज। यहाँ पर सारी ऑटोनोमस टेरिटरीज का रूलर था, तानाशाही थी और मोनार्की थी। उसके बाद में ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, यानी कि जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप है वो भी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंदर था। लिव्ड बाय द डाइवर्स पीपल, और यहाँ पर कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी इन लोगों के बीच में नहीं थी, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेज के लोग थे, डिफरेंट कल्चर के लोग थे, डिफरेंट तरीके के लोग थे, और इनके बीच में जब कल्चरल कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी तो फिर लोगों के बीच में यूनिटी भी नहीं होगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम कहाँ थी, यूरोप में, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि हब्सबर्ग एम्पायर का हमें एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, जो कि कहाँ पर रूल कर रहा था हब्सबर्ग एम्पायर, ऑस्ट्रिया और हंगरी पर रूल कर रहा था। तो इसी तरीके के बड़े बड़े एम्पायर्स हुआ करते थे इन मिड 18th सेंचुरी। यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, लोग डिफरेंट लैंग्वेज बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, डिफरेंट तरीके का इनका कल्चर था और डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को बिलोंग करते थे। नाउ टॉपिक नंबर 2.1, द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, यानी कि एरिस्टोक्रेसी के बारे में हम समझेंगे ये क्या चीज़ थी, और फिर धीरे धीरे कैसे न्यू मिडिल क्लास
इमर्ज होती है उसके बारे में भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एरिस्टोक्रेसी के बारे में। एरिस्टोक्रेसी क्या थी? एरिस्टोक्रेसी वॉज डोमिनेंट क्लास। ये एक डोमिनेंट क्लास थी, यानी कि जो एम्परर्स थे उनके रिलेटिव्स ये लोग हुआ करते थे, या फिर ये जो रूलर है वो एक बड़े रीजन का किंग होता है। उसके बाद में छोटे छोटे रीजन्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिवाइड रहते हैं, जहाँ पर एक वहाँ का जो हेड होता है वो कौन लोग हुआ करते थे, वो एरिस्टोक्रेसी हुआ करती थी। यानी रूलर के बाद में जो नीचे आते थे वो एरिस्टोक्रेसी क्लास आया करती थी। ये लोग डोमिनेंट थे, यानी कि लोगों पर उन सब लोगों से ऊपर थे जो कॉमन पीपल हैं। उसके बाद में जो मेंबर्स थे दे वर यूनाइटेड बाय द कॉमन वे ऑफ लाइफ अक्रॉस द डिफरेंट रीजन, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के थे हुआ करते थे हेड, बट ये इनका जो वे ऑफ लिविंग है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बिल्कुल सभी लोगों का कॉमन हुआ करता था। दे ओन स्टेड इन द कंट्री साइड एंड टाउन हाउस ऑल्सो, यानी कि इन लोगों के कई सारे लैंड्स हुआ करते थे गाँव में भी और शहरों में भी, जो लोगों को ये कल्टीवेट करने के लिए दिया करते थे और उनसे ये लोग रेंट लेते थे, टैक्स लिया करते थे। उसके बाद में ये सारे लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी, ताकि इनका एक स्टेटस सिंबल बन सके। एंड इनकी फैमिलीज कनेक्टेड रहती थी विद द टाई ऑफ मैरिज, यानी कि मैरिज के टाई से इनकी फैमिलीज कनेक्टेड रहती थी। तो कभी भी किसी भी एरिस्टोक्रेसी के फैमिली को परेशानी आएगी तो सारे लोग फिर एक साथ आ जाते थे। तो इस तरीके से ये देवर इन स्मॉल इन ग्रुप बट दे वर वेरी डोमिनेंट, दे वर वेरी पावरफुल। तो ये लोग क्या थे? पावरफुल थे। एरिस्टोक्रेसी के बारे में हमने समझ लिया। उसके बाद में अब इनकी लैंड्स भी थी तो इनके पास में बहुत ज़्यादा पावर थी। उसके बाद में अब हम आते हैं मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हो रही थी उसके बारे में समझने के लिए। तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीसेंट्री, यानी कि यहाँ पर यूरोप में मेजॉरिटी पॉपुलेशन किस चीज़ की थी? पीसेंट्री की थी। जैसे कि वेस्ट और ईस्टर्न यूरोप में वेस्ट यूरोप जो था वहाँ पर जो बल्क ऑफ लैंड थी वॉज फार्म्ड बाय द टीनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, यानी कि जो ओनर्स थे उनके पास में बहुत ज़्यादा स्मॉल लैंड थी, और टीनेंट्स यानी कि रेंट पर लोग ज़मीन लेकर कल्टीवेट किया करते थे। रेंट पर किससे लेंगे? इन्हीं एरिस्टोक्रेट्स लोगों से रेंट पर लिया करेंगे और उसके बदले इन्हें रेंट देंगे। तो इस तरीके से वेस्ट यूरोप में होता था। ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल यूरोप में लैंड होल्डिंग्स वर कल्टीवेटेड बाय द सर्व्स, यानी कि ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में ये लोग जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी यही लोग सर्वडम्स लगा के और उनसे कल्टीवेट करवाया करते थे ज़मीन को। वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप, अब वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप में क्या हो रहा था? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। इंडस्ट्रीज जब ग्रो कर रही थी तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी ग्रो करने लगेगा। उसके बाद में टाउन भी ग्रो करने लगा, और जब टाउन कैसे ग्रो करा? क्योंकि इंडस्ट्रीज जब लग रही हैं तो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग सिटी आने लगे। जब सिटीज़ लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए आने लगे तो उन्हें रहने की प्रॉब्लम होगी, तो टाउन एक्सपेंड हो रहा था, स्लम्स भी बनने लगे। 1850 में अब ये जो लोग सिटी आ गए थे जिन्हें काम मिल गया था वो एक मिडिल क्लास के रूप में यहाँ पर आ चुके थे। 1850 इन फ्रांस एंड इन जर्मन आफ्टर 1900, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो 1850 के बाद में होने लगा था। कहाँ पे? इन यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में ये हुआ था 1900 के बाद में। वर्किंग क्लास जो पॉपुलेशन थी ये मिडिल क्लास थी, मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड professionals was among the educated liberal middle class. That idea of nation unity following the abolition of aristocratic privileges gained by popularity, यानी कि जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस लोगों ने गेन कर रखी है एरिस्टोक्रेसी ने, इन सभी लोग इनको ये अबोलिश करना चाहते थे। कौन? मिडिल क्लास के लोग। देन नेक्स्ट है 2.2, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, यानी कि अब लिबरल नेशनलिज्म यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग आ गए थे उनको क्या बोला गया? लिबरल बोला गया। मिडिल क्लास के लोगों को नेशनलिस्ट जो लोग थे। तो लिबरल नेशनलिज्म किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? तो वो दो चीज़ों के लिए स्टैंड करता है। एक तो पॉलिटिकल स्फेयर में हम देखेंगे और एक हम देखेंगे इकोनॉमिक स्फेयर में। दो तरीके से हम इस चीज़ को देखेंगे। पॉलिटिकल स्फेयर में उन लोगों को के लिए क्या चाहिए था? जो लोग नेशनलिज्म था उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट था? उनके लिए था आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, यानी कि अब नेशनल यूनिटीज़ होनी चाहिए। डिफरेंट मल्टीनेशनल एम्पायर जो है वो एक नेशन बन जाना चाहिए। उसके बाद में यूरोप क्लोजली अलाइड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? लिबरलिज्म की थी। नेशनलिज्म जो लिबरल लोग थे उनकी आइडियोलॉजी लिबरलिज्म वाली थी। और ये जो मिडिल क्लास लोग हैं दे स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉज, यानी कि ये लोग इंडिविजुअल फ्रीडम चाहते थे और इक्वालिटी होनी चाहिए लॉज के सामने सभी लोगों के लिए।
कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों की कंसेंट के थ्रू होना चाहिए, और कि एरिस्टोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस अब खत्म हो जाना चाहिए, एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के थ्रू, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो कि पार्लियामेंट बनाएगी वो किसके थ्रू इलेक्टेड होनी चाहिए, लोगों के थ्रू इलेक्टेड होनी चाहिए। इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस विच mark the first political experiment in liberal democracy, the right of vote and get elected was granted exclusively to the property owning men, यानी कि सबसे पहले ये लोग भी इक्वलिटी की जब बात करते थे, लेकिन उसके बाद इनके पास जब पावर आई तब लिबरल लोगों ने ही इक्वल लॉज नहीं बनाए, यानी कि इन्होंने क्या इक्वल लॉज की बात ये लोग करते थे, लेकिन ये लोग ये जो इक्वल लॉज है वो यूनिवर्सल सफरेज के लिए इन लोगों ने नहीं अपनाया। क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि सबसे पहले जब वोट देने का जो राइट मिला वो सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को मिला, यानी कि जितने मैन के पास प्रॉपर्टी नहीं है वो लोग वोट नहीं कर सकते थे, और वुमेन्स तो कर ही नहीं सकती थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत था, जबकि ये लोग लिबरल लोग किस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे थे, इक्वल लॉज के लिए, तो यूनिवर्सल सफरेज के लिए इन्होंने इसे फॉलो नहीं किया। ओनली फॉर द ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम जैकोबिन क्लब डिड ऑल एडल्ट एंजॉय द सफरेज, यानी कि सारे एडल्ट लोगों के लिए इन्होंने जैकोबिन क्लब ने बाद में वोटिंग करने का राइट दे दिया, बट बाद में नेपोलियनिक कोड जब वापस आया तो उसने फिर से लिमिटेड सफरेज को ले आए, और उसके बाद में उन्होंने क्या बताया, वुमेन को माइनर बताया, यानी कि वुमेन जो हैं वो माइनर हैं नेपोलियनिक सिविल कोड के बाद में, और ये दे आर सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, यानी कि ये अपने हस्बैंड और सब्जेक्ट अथॉरिटी अपने फादर की जब तक फादर के पास हैं, और हस्बैंड की हैं जब ये शादी होकर हस्बैंड के पास आ जाती हैं। सो अर्ली 20th सेंचुरी में ये अपोजिशन लोगों ने किया, किसने किया, वुमेन्स ने किया, और नॉन प्रॉपर्टीड मैन जो थे उन्होंने किया, किस लिए किया, फॉर द सफरेज और फॉर इक्वल राइट्स। उसके बाद में वुमेन्स ने अपनी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बनाने लगी, और वुमेन्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगी, ऑल्दो दे वर पार्टिसिपेटिंग अर्लियर एक्टिवली ऑल्सो, बट दे आर नॉट गेटिंग देयर राइट्स प्रॉपरली। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम थी, वुमेन्स पहले भी कर रही थी मगर राइट्स नहीं मिल रहे थे, तो वुमेन्स ने भी अपनी अपनी डिफरेंट पार्टीज बनाना शुरू कर दिया। अब इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म किस चीज़ के लिए खड़ा होता है, तो इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म खड़ा होता है स्टूड फॉर मार्केट फ्रीडम एंड एवोल्यूशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल, यानी कि अब गुड्स एंड कैपिटल का जो मूवमेंट है वो उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हट जानी चाहिए, और जो रिस्ट्रिक्शंस उसमें हैं वो हट जाने चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए, मार्केट में फ्रीडम होनी चाहिए, यानी कि मार्केट फ्री होना चाहिए टू सेल एंड परचेज। उसके बाद उस पर ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए, कस्टम ड्यूटीज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मेजर हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज एंड अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट possessed its own currency and weight and measure, यानी कि जब नेपोलियन का टाइम था तो 39 स्टेट्स थे, 39 डिफरेंट प्रिंसिपलिटीज़ थी, और हर एक के पास में अपनी करेंसी थी, अपना वेट और अपना मेज़र था। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, ये डिमांड थी इकोनॉमिक स्फीयर में। 1833 में 11 कस्टम वेरियस फ्रॉम द हैम्बर्ग टू न्यूमबर्ग, यानी कि अगर आपको हैम्बर्ग से न्यूमबर्ग जाना है तो आपको 11 कस्टम ड्यूटीज़ देनी पड़ेगी 1833 में। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रेजी थी, इससे लोग ट्रेड एंड कॉमर्स में इंटरेस्ट ही नहीं ले पाते होंगे। इन्वॉल्व द टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, और इसी के अंदर कई सारी टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस भी आती हैं, जो कि वेट एंड मेजर डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट हुआ करता था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। वॉज द एले विच वॉज ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ, यानी कि जो एले है जो लेंथ कपड़े की मेजर करने वाला होता था तो वो हर जगह अलग अलग होता था। टेक्सटाइल मटेरियल वॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड बी 54.7 सेंटीमीटर, अगर आप फ्रैंकफर्ट में 1 एले लोगे तो आपको 54.7 मिलेगा सेंटीमीटर, अगर आप मेंस में लोगे तो 55.1 सेंटीमीटर मिलेगा, न्यूमबर्ग में लोगे तो 65.6 सेंटीमीटर, एंड फ्रेम वर्ग में लोगे तो आपको 53.5 सेंटीमीटर मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है मेजरमेंट में भी। तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव करने के लिए डिमांड थी। सच कंडीशंस वर व्यूड एज अ ऑब्स्टिकल टू द इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ, ये सारी जो कंडीशंस हैं वो एक ग्रोथ के लिए और इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। तो इन सभी के इम्प्रूवमेंट के लिए डिमांड्स थी इकोनॉमिक स्फीयर में। उसके बाद में न्यू कमर्शियल क्लास आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ
यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउड अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड पीपल एंड कैपिटल, यानी कि गुड पीपल एंड कैपिटल का जो है बिना किसी हिंड्रेंस के साथ में मूवमेंट होना चाहिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इन 1834 कस्टम यूनियन ज़ोलवेरियन वॉज फॉर्म्ड एट अ इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया, यानी कि 1834 में पर्शिया ने एक इनिशिएटिव लिया और जहाँ पर उन्होंने एक ज़ोलवेरियन कस्टम यूनियन बनाई जिसका नाम क्या था, ज़ोलवेरियन। 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है और ये पूरा क्वेश्चन ही 5 मार्क्स और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो उन्होंने ये बनाई उसमें उन्होंने क्या किया, द यूनियन एबोलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम द 30 to 2, यानी कि 30 करेंसीज पहले यूज हुआ करती थी, अब 30 करेंसी से कितने पर रिड्यूस होकर हम आ गए, 2 करेंसीज पर, सिर्फ 2 करेंसीज अब यूज हुआ करेंगी। एंड फिर उसके बाद में रेलवे नेटवर्क का क्रिएशन भी इन लोगों ने किया। तो ये पर्शिया का इनिशिएटिव था, उसके बाद यहाँ पर जर्मनी ने भी इसे फॉलो कर लिया और इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुए। तो ये था हमारा 2.2। अब हम आ जाते हैं 2.3 पर, द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी कि 1813 में लेपिजिंग में हार चुके थे कौन, नेपोलियन। उसके बाद में वो रिटर्न आ रहे थे और फिर जब वो रिटर्न गए तो कंजर्वेटिव लोग हैं वो वापस से पावर में आने लगे, क्योंकि अब उन्हें कंपटीशन देने वाला कोई नहीं था। तो वो लोग भी अपने आप को क्या करने लगे, अपने आप को मजबूत करने लगे, पावरफुल बनाने लगे। तो फिर कैसे जो कंजर्वेटिज्म है वो वापस रिटर्न आने लगा, उसके बारे में हम इस टॉपिक में समझेंगे। डिफीट जब हुआ नेपोलियन का इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी कि यूरोप में अब क्या आने लगा, यूरोप में कंजर्वेटिज्म, वापस कंजर्वेटिज्म की जो स्पिरिट है फैलने लगी। मोस्ट कंजर्वेटिज्म हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न ऑफ सोसाइटी टू द प्री रेवोल्यूशनरी डेज। कई सारे ऐसे कंजर्वेटिज्म लोग भी थे जो कि नहीं चाहते थे कि अब पहले जैसे पैटर्न पर हम वापस पहुंच जाएं, मोनार्की वाले पर, लेकिन वो लोग फिर भी कंजर्वेटिज्म चाहते थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं चाहते थे कि पुराने जैसा सिस्टम हो लेकिन उसमें थोड़े इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन वो चाहते क्या थे, कंजर्वेटिज्म चाहते थे। अब ये लोग क्या चाहते थे, स्टेबलाइज्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, यानी कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी के स्टेट्स हैं और जो नॉर्म्स हैं वो वापस लाना है, यानी कि जिन लोगों को लिबरल लोगों के आने के बाद में जिन रूलर्स को हटा दिया था उनको अब ये लोग वापस लेकर आएंगे, रिस्टोर करेंगे। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को वापस लेकर आएंगे और स्टेट एंड सोसाइटी में जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन्हें लेकर आएंगे। जो मोनार्की है, जो चर्च है, सोशल हायरार्कीज हैं, प्रॉपर्टी हैं, ऑफ फैमिली हैं, वो सारी चीज़ें अब क्या होंगी, वापस होकर आएंगी। शुड बी प्रिजर्व्ड, फैमिली एंड प्रॉपर्टी शुड बी प्रिजर्व्ड, चर्च प्रिजर्व करने का, हायरार्की को प्रिजर्व करने का, ये सारे चीज़ों को इन्होंने रिटर्न लेकर आए। उसके बाद में अब हम आ जाते हैं ट्रेटी ऑफ वियना। ट्रेटी ऑफ वियना में क्या हुआ इन 1815, तो ट्रेटी ऑफ वियना के बाद ही जो है कंजर्वेटिज्म बहुत ज़्यादा फैलने लगा। तो ये ट्रेटी ऑफ वियना बहुत इंपॉर्टेंट है इन वर्ल्ड हिस्ट्री और उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन योर चैप्टर ऑल्सो, और क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं और आप इन पॉइंट्स को ही रिमेंबर करिएगा, क्योंकि जब एग्जाम में आप पॉइंट टू पॉइंट याद करके जाते हैं तो लिखने में बहुत आसानी होती है। ट्रेटी ऑफ वियना इन 1815, इसमें क्या हुआ, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे ऑफ यूरोपियन पावर लाइक ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। इन्होंने नेपोलियन को सारे लोगों ने मिलकर डिफीट किया, ऐसा नहीं था कि किसी एक ने डिफीट कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। तो सभी लोगों ने मिले और इन्होंने डिफीट कर दिया भाई नेपोलियन को। उसके बाद में इन्होंने वियना में एक मीटिंग रखी, जो कि मीटिंग थी फॉर ड्रॉ सेटलमेंट फॉर द यूरोप, यानी कि अब यूरोप के सेटलमेंट के लिए इन लोगों ने एक मीटिंग रखी। ये जो कांग्रेस थी वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर डुइक मेटरनिच। डुइक मेटरनिच जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर थे, उन्होंने इस कांग्रेस को होस्ट किया, कहाँ पर, वियना में, इसीलिए इसका नाम रखा ट्रेटी ऑफ वियना। इन कब हुई है, 1815। अब इसमें क्या हुआ, 80 with the objective of undoing the most of the changes that had come about Europe during the Napoleonic War, and जो चेंजेस हैं मतलब कि जो नेपोलियनिक के टाइम पर हो चुके थे उनको अब क्या करना है, हमें वापस से रीस्टोर करना है। और इसके अंदर क्या किया गया, जो बुब्रन डायनेस्टी थी उसे पावर में वापस लेकर आ गए, जो कि फ्रेंच आर्मीज ने जिसको डिस्पोज कर दिया था उसे इन लोगों ने रिस्टोर कर दिया टू पावर। उसके अलावा सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप इन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, यानी कि
जो लाइक ये मान लेते हैं फ्रांस है, तो जो फ्रांस की बाउंड्रीज है वहाँ पर सीरीज ऑफ पावरफुल कंट्रीज आ गई, जो जैसे कम पावरफुल कंट्रीज थी उनको कंट्रोल दे दिया गया, किसका, पावरफुल कंट्रीज ने इनका कंट्रोल ले लिया, ताकि अब फ्रांस की जो आर्मीज हैं वो बाहर एक्सपेंड ना कर पाए फ्रांस से, क्योंकि अगर वो इसमें एक्सपेंड करेंगी तो इसे ले लेंगी, फिर और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, इधर एक्सपेंड कर लेगी। इसीलिए जो कम पावरफुल थी उनको पावरफुल कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। और जो फ्रांस का जो टेरिटरी थी उसके चारों तरफ क्या कर दिया इन्होंने, पैक कर दिया इन्हें, ताकि अब जो फ्रेंच आर्मी है वो एक जहाँ से भी बाहर निकलेंगी वहाँ से वॉर होगा और ये अंदर वापस चली जाएंगी। जैसे कि नॉर्थ में द किंगडम ऑफ नीदरलैंड एंड बेल्जियम को स्टेब्लिश किया गया। साउथ में जिनेया वॉज एडेड टू पाइडमंट, यानी कि जिनेया को पाइडमंट में ऐड कर दिया गया। उसके बाद में वेस्टर्न फ्रंटायर्स पे पर्शिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरी ऑन इट्स वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन द कंट्रोल ऑफ नॉर्थर्न इटली। ऑस्ट्रिया को नॉर्थर्न इटली दिया गया और पर्शिया को भी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दे दी गई। उसके बाद में ईस्ट में रसिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल पर्शिया वॉज गिवन द पोर्शन ऑफ सेक्सोनी। पर्शिया को जो है सेक्सोनी का पोर्शन मिला और उसके अलावा रसिया को है पोलैंड का पोर्शन मिला, ताकि यहाँ पर ये बाउंड्रीज पर प्रोटेक्शन बन सके और फ्रेंच आर्मी सब बाहर ना जाए। द मैन इंटेंशन वॉज रिस्टोर द मोनार्कीज एंड हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन, यानी कि इनका मेन जो इसका वियना का जो मेन रीज़न कह सकते हैं या मेन टारगेट क्या था कि अब हमें वापस से रिस्टोर करना है उन सभी किंग्स को जो कि ओवरथ्रोन कर दिए हैं नेपोलियन ने। कंजर्वेटिव रिजिम वॉज सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक एंड दे डिडंट टॉलरेट क्रिटिसिज्म इम्पोज्ड सेंसरशिप ओवर लॉज, यानी कि अब इन्होंने सेंसरशिप लॉ वापस से लगा दिया है और ये क्रिटिसिज्म को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे, ये बात इन लोगों ने डिसाइड की। सेंसरशिप मैंने आपको बता दिया क्या होती है। तो अब कंजर्वेटिव रिजिम बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लगी धीरे धीरे, क्योंकि अब ये सारे लोग एक साथ हो गए हैं और 1815 में इन लोगों ने ये सारी चीज़ें कर दी। द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर द लिबरल, यानी कि इन सभी चीज़ों के हो जाने के बाद भी अभी भी लिबरल लोगों के लिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेमोरीज हैं वो अभी भी उन्हें इंस्पायर कर रही थी। देन नेक्स्ट है 2.4 द रेवोल्यूशनरीज। अब कंजर्वेटिज्म आ गया, ठीक है। उसके बाद में अब रेवोल्यूशनरीज का क्या हुआ, जितने भी लोग जो रेवोल्यूशन कर रहे थे उनका क्या हुआ, उसके बारे में हम इस टॉपिक में देखते हैं। 1815 के बाद में अब रिप्रेशन होने लगा बहुत ज़्यादा, जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उनका। तो रिप्रेशन जब इनका हुआ तो वो सारे लोग क्या हुए, अंडरग्राउंड हो गए, कि जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे वो सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि अगर नहीं होंगे तो एक्साइल में पहुंचा दिया जाएगा, जेल में पहुंचा दिया जाएगा और इन्हें बहुत ज़्यादा रिप्रेशन होगा। तो फियर ऑफ रिप्रेशन के कारण 1815 के बाद अंडरग्राउंड हो गए कई सारे लोग। अब द सीक्रेट सोसाइटी जो थी वो फैलने लगी, क्योंकि अंडरग्राउंड होकर इन लोगों ने अपनी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना शुरू किया। सीक्रेट सोसाइटीज़ को क्या बोला गया है, कार्वेनरीज, तो वो इंक्रीज हुआ। उसके बाद में कमिटमेंट टू अपोज द मोनार्कियल फॉर्म दैट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस, और ये लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमें अब वापस से कम बैक करना है विथ फुल फोर्स, और जो मोनार्कियल फॉर्म्स हैं उन्हें वापस से हमें हटाना है। दे विल फाइट फॉर द लिबर्टी एंड द क्रिएशन ऑफ द नेशन स्टेट। इन लोगों ने क्या सोचा है कि अभी हमें फाइट करना है लिबर्टी के लिए और नेशन स्टेट क्रिएट करना है, लेकिन इसके लिए हमें सबको पावरफुल होना पड़ेगा। तो सबसे पहले अंडरग्राउंड हुए, अपनी पावर्स इकट्ठा की, कार्बनरीज बनाई, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई। उसी का एक बेस्ट एग्जाम्पल हमें यहाँ पर मिलेगा, जो रेवोल्यूशनरी थे उनका, गुइज़ीप मज़ीनी। गुइज़ीप मज़ीनी कौन थे, एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, एक इटालियन नेशनलिस्ट थे। तो इनके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कैसे लोगों की जो रेवोल्यूशन कर रहे थे उनकी लाइफ थी रेवोल्यूशनरीज की, और इनकी लाइफ कैसी थी। तो जो गुइज़ीप मज़ीनी हैं, इनका बर्थ हुआ 1807 में इन इटालियन, ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, इटालियन टेरिटरी में इनका जन्म हुआ। उसके बाद में ही बिकम द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी, यानी कि सीक्रेट सोसाइटी जो कार्बोनरी थी उनके ये क्या बन गए, मेंबर बन गए। एज द यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेंट इनटू एग्जाइल इन 1831 में इन्हें एग्जाइल भेज दिया गया टू अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिग्यूरिया में ये कोई 24 की एज में ही रेवोल्यूशन कर रहे थे, तो उसके टाइम पर इन्हें एग्जाइल में भेज दिया गया। इन्होंने 2 सोसाइटीज़ बनाई जो कि अंडरग्राउंड ही थी। क्या थी, यंग इटली इन मार्सलीस एंड यंग यूरोप इन
ने बेरन में इन्होंने एक यंग यूरोप बनाई और इटली में इन्होंने मार्सलिस बनाई। तो ये 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ इन्होंने बनाई। ये कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंड इन सीक्रेट सोसाइटीज़ ने एक्सपेंशन किया। इनके जो मेंबर थे वो थे मिडिल क्लास लोग और यंग लोग फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट। यानी कि इनकी सोसाइटी इतनी जगह पर फैल चुकी थी और यहाँ के लोग इनके मेंबर बन चुके थे। फॉलोइंग इस मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। यहाँ पर भी अब सीक्रेट सोसाइटी इनके पैटर्न को फॉलो करने के बाद में बनने लग गई। उसके बाद में जो मजीनी थे वो बिलीव करते थे कि दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। यानी कि गॉड ने एक जो टेरिटरीज हैं वो नेचुरल यूनिट है मैनकाइंड के लिए, यानी कि जो नेशन है वो यूनाइट होना चाहिए और नेशनल टेरिटरीज होनी चाहिए क्योंकि ये गॉड ने बनाया है। ये बिलीव करते थे कौन? मजीनी जी। इट हैड बीन फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर लाइन्स ऑफ नेशन। इन्होंने यूनिफिकेशन के लिए काफ़ी काम किया और इटली की लिबर्टी के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया और ये चाहते थे कि हर जगह यूनिफिकेशन हो जाना चाहिए। जितने भी रीजन्स में डिफरेंट प्लेसेस बटी हुई हैं वो एक नेशन स्टेट बन जाना चाहिए। इटली के लिए इन्होंने मोस्टली काम किया, लेकिन इनकी जो इंस्पिरेशन है वो बहुत जगह तक स्प्रेड हुई और कई जगह पर नेशनलिज्म फैला। किससे? इनसे इंस्पिरेशन लेकर। और इनका जो मेन टारगेट था वो क्या था? अबाउट यूनिफिकेशन, यानी कि जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स हैं उन सभी का यूनिफिकेशन होकर एक नेशन बनना चाहिए जो कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। देन मेटरनिच, जो कि हमने अभी देखा पीछे, मेटरनिच जिन्होंने वो होस्ट की थी कांग्रेस इन वियना, उन्होंने क्या लिखा है? इन्हें बताया है द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। यानी कि जो ये मजीनी जी थे वो एक मोस्ट डेंजरस एनिमी है सोशल ऑर्डर के। और इनका जो विजन है अबाउट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। यानी कि इनके जो विजन है उससे कंजर्वेटिव्स भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ये हमारे मेटरनिच ने बताया है। सो आफ्टर क्विजिक मजीनी, अब हमें यहाँ पर फिग 3 दिया हुआ है जिसमें कि यूरोप आफ्टर कांग्रेस एंड वियना इन 1815। यानी वियना जो कांग्रेस हुई थी वियना में, उसके 1815 के बाद में यूरोप कैसा था? तो ये देखिए, ये रशियन एम्पायर है जो कि अब पोलैंड को यहाँ पर रशियन एम्पायर में आ गया है। और ये जो फ्रांस है उसकी बाउंड्री पर सारे स्टेट्स हैं, यहाँ से पोलैंड भी सपोर्ट करेगा। उसके अलावा न्यूजीलैंड है, उसके अलावा जो पर्शिया है वो इधर है और वो नीदरलैंड जो है वो इस साइड में है। तो ऐसे करके अब जो फ्रांस है ये आर्मीज अब ज़्यादा फैल नहीं सकती क्योंकि इन चारों तरफ से सारे लोग अब टाई अप आ चुके हैं। मतलब एक साथ वियना के बाद में एक साथ कांग्रेस से ये लोग कनेक्ट हो चुके हैं और उसके बाद में ये लोग अब इसे एक्सपेंड नहीं करने देंगे। और अगर जिस भी जगह से एक्सपेंड करेगा तो एक दूसरे की हेल्प ये लोग करेंगे। उसके बाद में ये फिग नंबर 7 है जहाँ पर गुजीप मजीनी एंड फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन वेरन इन 1833। 1833 में गुजीप मजीनी जो हैं वो अपनी यंग यूरोप एक सीक्रेट सोसाइटी बनाते हुए इस प्रिंट में दिखाए गए हैं। ये साइड में देखिए एजुकेटेड लोग लग रहे हैं, तो ये लोग वही हैं जो इनके रेवोल्यूशनरीज हैं, इनके साथी लोग हैं वो हैं। और ये एक सीक्रेट तरीके से अपनी सीक्रेट सोसाइटी बना रहे हैं। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 3, द एज ऑफ रेवोल्यूशन। अब देखिए हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड और अब हाफ चैप्टर भी हम जल्दी कंप्लीटेड कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ दबा के शेयर कर दीजिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बनाने का। तो अब हम आ चुके हैं टॉपिक नंबर 3, द एज ऑफ रेवोल्यूशन बिटवीन 1830 एंड 1848। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, नोट्स में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उसे नेक्स्ट वीडियो से इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा क्योंकि इट इज़ ऑल फॉर यू एंड इम्प्रूवमेंट हम करते रहेंगे। तो कमेंट में ज़रूर बता देना। तो यहाँ पर हम द एज ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में देख रहे थे जो कि है 1830 के बाद में एंड 1848 तक ये जो एज ऑफ रेवोल्यूशन है वो चला। अब यहाँ पर देखिए जो कहानी है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पलटती चली जा रही है। सबसे पहले क्या था? मोनार्कीज थी, अंडरस्टूड। उसके बाद में क्या हुए? लिबरल लोग आ गए। लिबरल लोगों के बाद में फिर क्या हुआ? 1815 के बाद में फिर से कंजर्वेटिज्म आ गया और अब कंजर्वेटिज्म के बाद में फिर से क्या? लिबरल लोग आ जाएंगे। ये टाइम कौन सा था? ये टाइम था 1815 के बाद का। और ये टाइम कौन सा है? 1830 के बाद का। और ये टाइम है 1815 से पहले का। और ये टाइम है उससे भी पहले का। तो मोनार्की थी, कंजर्वेटिज्म आया, फिर लिबरल लोग आ गए, फिर कंजर्वेटिव उनके बाद में जब नेपोलियन को हराया 1815 में, उसके बाद में कंजर्वेटिज्म फिर से 15 साल तक स्ट्रॉन्ग रहा। कब से कब तक? 1815 से लेके 1830 तक 15 ईयर्स तक फिर कंजर्वेटिज्म स्ट्रॉन्ग रहा। और उसके बाद में फिर वापस अब 1813 से 1848 तक क्या आ जाता है?
एज ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि रेवोल्यूशनरी लोग वापस आ जाते हैं। उसके बाद में जो कंजर्वेटिव रिजिम थी वो अपने आप को कंसोलिडेट कर रही थी, दे वर कंसोलिडेटिंग देयर पावर, बट रेवोल्यूशनरीज भी अपनी पावर को कंसोलिडेट कर रहे थे। अब जो लिबरलिज्म है और नेशनलिज्म है उसे किससे कनेक्ट कर कर देखा जाता था, रेवोल्यूशन से कनेक्ट करके देखा जाता था, जो कि कौन करते थे, लिबरल नेशनलिस्ट करते थे। और ये कौन थे, ये थे एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो कि हमने पहले भी देख लिया है। अब जो फर्स्ट अप्राइवल है वो फ्रांस में आया इन 1830, कब, जुलाई की 1830 में, जुलाई में फिर से एक अप्राइवल आया जिसमें कि जो बुबरन किंग थे उन्हें अब जो कि रिस्टोर कर दिया था कंजर्वेटिव रिजिम ने आफ्टर 1815, तो उन्हें अब वापस से ओवरथ्रोन कर दिया, अपनी सत्ता से हटा दिया। और अब लिबरल रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को वहाँ पर इंस्टॉल किया, और जिसके जो हेड थे वो थे लुइस फिलिप्स, यानी कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी, यानी कि अब एक इलेक्टेड पार्लियामेंट होगी और उसके बाद में जो उसका हेड करेगा वो करेंगे लुइस फिलिप्स, और लुइस फिलिप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे वो ये जो इलेक्टेड पार्लियामेंट है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी उसके बेस पर ही होगा। तो अब क्या है, सोशल रिफॉर्म्स यहाँ पर आ चुके थे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स यहाँ पर आ चुके थे आफ्टर 1830। तो द फ्रांस स्नीज मैटरनिच वंस रिमार्क्ड द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड, यानी कि अब एक बार जब फ्रेंच जो है वो स्नीज कर देता है, छींक देता है, तो सारे यूरोप में कोल्ड फैल जाता है। ये मैटरनिच ने एक लिखा पॉइंट। अब ये इन्होंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इन्होंने इसे उस बात से कनेक्ट करके लिखा कि जब फ्रांस में कोई भी रेवोल्यूशन होता है तो वो बहुत जल्दी बाकी अदर कंट्रीज़ में भी स्प्रेड हो जाता है और बाकी अदर नेशंस में, अदर प्लेसेस में भी लोग रेवोल्यूशन करने लगते हैं। तो सारी जो बिगिनिंग है वो कहाँ से शुरू होती है, फ्रांस से शुरू होती है। जैसा कि हमने फर्स्ट राउंड में देखा था कि कहाँ हुआ था, फ्रांस में, उसके बाद दूसरी जगह फैला था, उसके बाद वापस से नेपोलियन वापस आ गए, फिर वापस कंजर्वेटिज्म आ गया। अब क्या, फ्रांस में फिर से रेवोल्यूशन आ चुका है। और ये जो जुलाई रेवोल्यूशन है, इट स्पार्क्ड अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम टू द नीदरलैंड, यानी कि ये यहाँ से रेवोल्यूशन जो है चलते चलते देखिए कितनी सारी जगह पर पहुँच चुका है। उसी टाइम पर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो था वो चल रहा था इन ग्रीक, इट वॉज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि ग्रीक के लोग भी स्ट्रगल कर रहे थे फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये जो इवेंट था इसने नेशनलिस्ट फीलिंग लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, नेशनलिस्ट लोगों को। साथ ही साथ यहाँ से जब फ्रांस में चल रहा था इवेंट तो वहाँ से भी इंस्पिरेशन आई। उसके अलावा इस इवेंट ने अदर नेशंस में लोगों को और ज़्यादा मोबाइलाइज, जब ये चीज़ें हुई तो लोगों को और ज़्यादा इंस्पायर किया और नेशनलिस्ट फीलिंग लोगों की फिर ऊपर उभर कर आई। ग्रीक हैड बीन पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी, यानी जो ग्रीक है वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी से, ठीक है। और वहाँ पर मुस्लिम एम्पायर रूल कर रहा था। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमॉन्ग द ग्रीक विच बिगेन इन 1821, यानी कि इनका जो स्ट्रगल है वो 1821 से चल रहा था और इसको सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिल रहा था उन लोगों से जो कि एग्जाइल में हैं, जो रेवोल्यूशनरीज थे जिन्हें एग्जाइल में डाल दिया गया है वो, और मैनी फ्रॉम द बेस्ट यूरोप विच हैड सिंपैथीज फॉर द एशियंट ग्रीक कल्चर, यानी कि वो लोग जिन्हें कि एंशियंट ग्रीक कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रेम है, या फिर वो पहले ग्रीक में रहते होंगे अब कहीं और चले गए तो उससे उन्हें जो लोगों को लव है एंशियंट कल्चर से, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं किसको, ग्रीक को, इन ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जो पोएट हैं, आर्टिस्ट हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर स्ट्रगल में, रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं और अपने कई सारी किताबें जिससे छाप रहे हैं, लिख रहे हैं और प्रिंट बना रहे हैं, जिससे कि लोग उन्हें देखकर और ज़्यादा रेवोल्यूशन जो स्ट्रगल चल रहा है उसमें आएँ और उसे ज्वाइन करें। तो as a cradle of European civilization and mobilized public opinion to support the struggle against the Muslim Empire, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है। The English poet Lord Byron organized fund and later went to the fight in war where he died in 1824। यहाँ पर एक पोएट के बारे में बताया गया है कि उन्होंने एक फंड भी ऑर्गेनाइज किया और उस फंड के बाद में उससे आर्मीज़ की हेल्प हो सके, उसके बाद में वो फाइट करने के लिए भी गए और फाइनली उनकी डेथ हो गई। तो ये जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट है इसने इट वॉज अ मेजर इवेंट जिससे लोग इंस्पायर हुए फॉर द नेशनलिज्म, रेवोल्यूशन एंड रिपब्लिक। द नेक्स्ट है 3.1 रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। तो देखिए जो प्रिंट है, जो कल्चर है
और जो बुक्स हैं, जो मीडिया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी नेशन के लिए। तो जो कल्चर है, इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आर्ट हैं, पोएट्री हैं, स्टोरीज हैं, म्यूजिक हेल्प टू एक्सप्रेस एंड शेप द नेशनलिस्ट फीलिंग, यानी कि इससे नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो शेप होती हैं, और इन सभी चीज़ों से ही लोगों के बीच में जो आइडिया है नेशनलिज्म का वो एक्सपेंड कर पाता है, पहुंच पाता है। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे उस टाइम पर यूरोप में, वो लोग जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, एंड उनका जो मेजर फोकस होता था वो होता था इमोशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड मिथिकल फीलिंग्स पर। यानी कि वो लोग रीजन, डेवलपमेंट, इकोनॉमी, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। उनका फोकस किस चीज़ पर होता था, इमोशंस पर होता था, ताकि क्योंकि उस टाइम पर मोस्टली पीपल वर इलिटरेट, तो इलिटरेट पीपल के लिए उनको क्या समझ में आएगा, लॉजिक और रीजन्स, तो उनको क्या चाहिए, इमोशनल चीज़ें चाहिए। तो इसलिए उस टाइम पर जो इमोशन थे, इंस्टीट्यूशन, मिथिकल फीलिंग्स थी, उसे क्या बोला गया है, रोमांटिक इमेजिनेशन बोला गया है, और इसी टाइप की प्रिंट्स भी बना करती थी। तो ये सभी यहाँ पर है। अदर रोमांटिक्स such as German philosopher John Gottfried Herder in 1744 to 1803 claimed that true German culture was discovered among the common people, यानी कि जो कॉमन पीपल होंगे ना जर्मनी के, उनके बीच में ट्रू जर्मन कल्चर होगा, जैसे कि दास लोग बोला जाता है। इससे क्या होगा, जो फोक डांसेज हैं, फोक पोएट्री हैं, इन सभी से ट्रू जर्मन स्पिरिट लोगों के बीच में आएगी। टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चर पास्ट बेसिस ऑफ द नेशन, यानी कि कलेक्टिव हेरिटेज क्रिएट करने के लिए जो कॉमन कल्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये पास्ट पर डिपेंड करता है, ये पास्ट से ही चला आ रहा है। और इससे क्या होती है, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है टू कैरी द मॉडर्न नेशन मैसेज टू द लार्ज ऑडियंस बर मोस्टली इलिटरेट, यानी कि जो मोस्टली इलिटरेट पॉपुलेशन है वो कल्चर से, वो प्रिंट्स से, इन सभी चीज़ों से बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाती है अबाउट दिस मॉडर्न आइडिया। थ्रू म्यूजिक वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाती है अबाउट दिस मॉडर्न आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म का आइडिया इस तरीके से फैल रहा था, किन सब चीज़ों से, रोमांटिक इमेजिनेशन से, और रोमांटिक इमेजिनेशन से क्या आ रही थी, नेशनलिस्ट फीलिंग। क्या आपको टॉपिक समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। अब इसका हम एग्जाम्पल एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है पोलैंड। पोलैंड में किस तरीके से ये कल्चर, लैंग्वेज और जो ये सारी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करी पोलैंड के फ्रीडम स्ट्रगल में, उसके बारे में हम इस एग्जांपल से समझेंगे। तो जो पोलैंड है वो पार्टीशन एट एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। पोलैंड को पार्टीशन कर दिया गया था रशिया ने, पर्शिया ने और ऑस्ट्रिया ने, पार्टीशन करके 3 डिवाइड टुकड़ों में अलग अलग करके, और इसे अपने अपने तरीके से ले लिया था इन्होंने। सो जो पोलैंड है, इट वॉज पार्टीशनड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय ग्रेट पावर्स रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया ने पोलैंड को का पार्टीशन कर दिया था। उसके बाद में इवन थ्रो पोलैंड वॉज नो लॉन्गर एक्सिस्टेड एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी। अब उसका जब पार्टीशन हो गया तो वो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं थी। रशियन इम्पोज्ड एंड Polish language were forced to schools in 1831 and armed rebellion against the Russian rule was ultimately crushed। यानी कि अब क्या हुआ, सबसे पहले जो रशियन लोग आए उन्होंने क्या किया, यहाँ की लैंग्वेज जो स्कूल्स में थी, पोलिश लैंग्वेज, और जो कॉमन पीपल थे उन पर प्रेशर बनाया कि अब किस लैंग्वेज को यूज़ करें, रशियन को। स्कूल्स से, जैसा कि आपने एक इंग्लिश का लेसन पढ़ा हुआ, द लास्ट लेसन करके है, तो उस लेसन में यही इवेंट जो है वो डिस्क्राइब किया गया है सारा, कि जो रशियन लैंग्वेज है वो इम्पोज की जा रही है और जो पोलिश लैंग्वेज है उसको स्कूल्स से भी हटा दिया गया है, फोर्स्ड आउट कर दिया गया है। और 1831 में एक आर्म्ड रिवेलियन इन यहाँ के जो रेवोल्यूशनरीज थे, कहाँ के, पोलैंड के, उन्होंने किया, बट इट वॉज अल्टीमेटली क्रस्ड, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो फिर अब क्या हुआ, नेशनलिस्ट फीलिंग वर कीप्ड अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज, यानी कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो म्यूज़िक के थ्रू, वो लैंग्वेज के थ्रू अलाइव उसको रखा गया, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें भी नहीं होती तो लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते और नेशनलिस्ट फीलिंग नहीं फैल पाती। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को अलाइव रखा गया। फॉर एग्जाम्पल करोल क्रिस्पनिस्की, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में अगर प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। तो करोल क्रिस्पनिस्की जो हैं वो सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ऑर्फास एंड म्यूजिक, टर्निंग फ्लोक डांस लाइक द
पोलनाइज एंड मजूका इनटू द नेशनलिस्ट सिंबल, यानी कि क्या जो वहाँ का फोक डांस था पोलनाइज एंड मजूका, ये अब नेशनलिस्ट सिंबल बन गया। और ओरफास एंड म्यूजिक के थ्रू ये अपनी नेशनलिस्ट फीलिंग को लोगों के सामने दिखाया करते थे। कौन? करोल कुरपिनिस्की, तो ये वहाँ के एक नेशनलिस्ट होंगे। उसके बाद में द पोलिश कम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस, यानी कि पोलिश लैंग्वेज को ही इन्होंने सिंबल बना दिया किस चीज़ के लिए? स्ट्रगल के लिए अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। और जो लैंग्वेज है वो अब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट बन गई लोगों के लिए, क्योंकि उस लैंग्वेज को वहाँ से हटाया जा रहा था। मैनी मेंबर ऑफ क्लर्गी एंड पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस, यानी कि जो क्लर्जी थे यानी कि जो पादरी थे वो लोग भी अब किस चीज़ का यूज़ करने लगे? वो पर्शियन लैंग्वेज का यूज़, पोलैंड की जो उनकी लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज को ही यूज़ करते थे इन देयर चर्च। उसके बाद में पोलिश वॉज यूज्ड इन द चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इन सब से भी पोलिश लैंग्वेज को हटाया था तो वो लोग वापस अपनी कौन सी लैंग्वेज यूज़ करने लगे? पोलिश लैंग्वेज। और लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट्स एंड बिशप्स वर पुट इनटू जेल एंड सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज़, और इसी के चक्कर में कई सारे जितने भी जो बिशप्स थे, जो चर्च के हेड थे, प्रीस्ट थे, उन सभी को कहाँ पर पहुँचा दिया गया? इन टू एग्जाइल, जेल, और साइबेरिया भी कई लोगों को पहुँचा दिया गया। 3.2 हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। अब ये यूरोप में एक बड़ी प्रॉब्लम आई इस टाइम पीरियड में, उसके बारे में हम समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी, फिर वो कैसे आई और उससे क्या लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और इससे नेशनलिज्म के लिए कैसे हेल्प हुई। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें समझते हैं। 1830 में एक ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप का टाइम आया इन यूरोप, और इस टाइम पर क्या हुआ, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने लग गई। पॉपुलेशन जब इंक्रीज़ करेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली इंक्रीज़ करेगा ही। उसके बाद में जब अनएम्प्लॉयमेंट हुआ तो रूरल एरिया से माइग्रेशन होने लगा लोगों का टूवर्ड द सिटीज़ एंड ओवर क्राउडेड स्लम्स की प्रॉब्लम आने लगी इन द सिटीज़। उसके बाद में स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम द इंग्लैंड, यानी कि जो इंग्लैंड की चीप मशीन मेड गुड्स थी वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे रही थी। जो लोकल वेंडर्स थे जो कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते थे उन लोगों को अब सारे लोग क्या चीज़ परचेज करने लग गए? वो चीप प्रोडक्ट्स परचेज करने लग गए, क्योंकि ये गुड जो मशीन मेड होती थी वो बहुत ज़्यादा सस्ती आया करती थी। एरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर, इस टाइम पर एरिस्टोक्रेसी थी, मोनार्की कहीं कहीं थी और अभी भी पावर इंजॉय कर रही थी। पीसेंट्स स्ट्रगल्ड अंडर द फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस, फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस बहुत ज़्यादा लगा दी गई थी पीसेंट्स के ऊपर, और जिससे कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ चुके थे। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बैड हार्वेस्ट हुआ था ड्यू टू वाइड स्प्रेड पॉपुलरिज्म, और इसी के कारण फूड की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी इन यूरोप। तो इन सारी चीज़ों से क्या बन गई? प्रॉब्लम बनी, यूरोप में हंगर हुई, हार्डशिप का टाइम आया, और पॉपुलेशन जब ज़्यादा इंक्रीज करने लग जाती है तो फिर सारे इकोनॉमिक और जो रिसोर्सेज होते हैं उन पर प्रेशर बनता जाता है। The year 1848 brought the population of Paris out to the road, यानी कि इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई कि 1848 में जो पॉपुलेशन है पेरिस की वो रोड्स पर आ गई, और बैरिकेड्स पर भी इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वॉज फोर्स टू फ्ली, यानी कि लुइस फिलिप को फोर्स किया गया टू फ्ली, यानी कि छोड़ देने के लिए लुइस फिलिप को फोर्स किया गया और बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। इन 1845 वीवर्स इन सिलेशिया लेड आ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, 1845 में वीवर्स ने भी रिवोल्ट किया, यानी कि जो गरीब लोग थे जो कि मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास में आते थे वो लोग भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थे, तो उन्होंने भी रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अभी लिबरल और मिडिल क्लास ही लोग कर रहे थे, लेकिन अब लोअर क्लास के लोग भी अब रेवोल्यूशन करना स्टार्ट कर चुके थे। 4 जून 2 PM मार्च इन द पेरिस अप टू द मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर एंड डिमांडिंग द हाई वेजेस, यानी उनकी वेजेस बहुत ज़्यादा कम थी, इसके लिए उन लोगों ने डिमांड करना शुरू किया कॉन्ट्रैक्टर से कि हमें हाई वेजेस दी जाए। वो उनके घरों साइड चले गए और वहाँ पर घरों में तोड़ फोड़ करने लगे, अंदर घुसने लगे, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो वहाँ से जान बचाकर भागे। और उसके बाद में ये पूरी स्टोरी जो है वो डिस्क्राइब की गई है बुक में कि कॉन्ट्रैक्टर भाग गए, उसके बाद में फिर कॉन्ट्रैक्टर्स वापस भी आए आर्मीज़ के साथ में, और फिर कई लोग मारे भी गए जो लेबर और लोअर क्लास लोग थे। तो ये
जो सिस्टम है वो बहुत ख़राब हो रहा था और प्रॉब्लम्स लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा हो रही थी इस टाइम पर। व्हाट इज़ दिस टाइम पीरियड? आफ्टर 1830 National Assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all the adult male above 21 and guaranteed right to work. National workshop to provide employment were set up। यानी कि इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए फिर अब एक नया लॉ आया जिसमें कि जो नेशनल असेंबली है उसने रिपब्लिक प्रोक्लेम्ड कर दिया और उसके बाद में गारंटी दी लोगों को वर्क की और एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को प्रोवाइड करने के लिए वर्कशॉप कई सारी लगाई। Then next is 3.3 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल लोगों का जो रेवोल्यूशन है वो कैसा चल रहा था आफ्टर 1848। इवेंट ऑफ फरवरी इन 1848 फ्रांस द एबिडिक्शन ऑफ मोनार्क रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज। 1848 में क्या मोनार्की बिल्कुल पूरे तरीके से जा चुकी थी और उसके बाद में अब क्या आ गया था? रिपब्लिक बेस्ड यूनिवर्सल सफरेज होने लगा था। रिपब्लिक हो चुकी थी और यूनिवर्सल सफरेज किसे मिला था? मेल्स को मिला था। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट येट एक्सिस्ट। अभी भी कई सारे यूरोप के पार्ट में इंडिपेंडेंट नेशन नहीं थे, सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। और जो मिडिल क्लास लोग थे वो लोग एडवांटेज ले रहे थे द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट एंड पोस्ट देयर डिमांड्स इन द क्रिएशन ऑफ नेशन ऑन द पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम, एसोसिएशन एंड नेशनल यूनिफिकेशन कंबाइंड देयर डिमांड्स। यानी कि जो मिडिल क्लास लोग थे उनकी डिमांड जो थी, क्या क्या डिमांड्स थी? लाइक पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम होनी चाहिए ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ पीपल, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, नेशनल यूनिफिकेशन और कंबाइंड डिमांड्स जो थी उनकी उन्होंने की किसके साथ में? जो पॉपुलर अनरेस्ट था जो लोअर क्लास लोग कर रहे थे उसी के साथ में हम मिडिल क्लास लोग भी जुड़ गए। यानी कि अब मास जो है रिवोल्ट वो होने वाला था इन होल यूरोप। तो इस तरीके से एक मास रिवोल्ट हुआ इन द जर्मन रीजन्स। अब जर्मन रीजन्स में क्या चल रहा था? लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन वर हुज मेंबर वर न्यू मिडिल क्लास कम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइड टू वोट फॉर ऑल इंडिया जर्मन असेंबली। जितने भी मिडिल क्लास के लोग थे वो सारे आ गए और ऑल जर्मन नेशन असेंबली के लिए, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए उन्होंने वोट दिया और एक पार्लियामेंट बनाई। उसके बाद में 18 मई 1848 को 831 लोगों को इलेक्ट किया गया एज अ रिप्रेजेंटेड एंड मार्च अ फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेसेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फिर उसके बाद में वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपना प्रोसेशन लेने के लिए चले गए और जो एसटी पॉल की चर्च थी वहाँ पर वो लोग बैठे। दे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन हेडेड बाय द मोनार्की सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट। यानी कि अब हेड मोनार्की करेगी लेकिन उसके नीचे कौन लोग सारा काम करेंगे? जो इलेक्टेड पार्लियामेंट है वो। तो अब मोनार्की के लिए जो रूलर जिन्हें ये लोग दे रहे थे वो कौन थे? वाइल डेप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन टू द ऑन द टर्म टू द फेडरिक विलियम फोर। फेडरिक विलियम फोर को जब उन्होंने क्राउन दिया, कौन ने? इन सभी रेवोल्यूशनरीज ने। तो फेडरिक विलियम फोर ने अपनी पार्टी बदल ली और जो किंग ऑफ पर्शिया थे फेडरिक विलियम फोर, ही रिजेक्टेड एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। क्योंकि वो तो मोनार्क थे और उन्होंने अदर मोनार्क के साथ में सपोर्ट में आ गए और उन्होंने जो क्राउन मिल रहा था उन्हें, जो कि रेवोल्यूशनरीज दे रहे थे, उसे रिजेक्ट कर दिया और उनके साथ में वो मिल गए। वाइल द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्गर। और जो अपोजिशन है वो स्ट्रांग बन गया क्योंकि उन्हें पर्शिया से हेल्प मिल गई। उसके बाद में द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। और जो पार्लियामेंट थी उसे ख़त्म कर दिया गया। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास हु रजिस्टर्ड द डिमांड वर्कर्स, आर्टिसंस एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। क्योंकि जो पार्लियामेंट थी उसमें मोस्टली मिडिल क्लास के लोग थे और उसमें वर्कर्स लोग नहीं थे, तो उनकी डिमांड्स भी यहाँ पर नहीं थी। इसीलिए अब जो मिडिल क्लास लोग हैं उन्होंने सपोर्ट खो दिया, किसका? वर्कर्स का और लोअर क्लास पीपल का। इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू द वुमेन वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल। वुमेन्स भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी क्योंकि वुमेन्स सपोर्ट तो फुल कर रही थी स्ट्रगल में, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे थे, सफरेज के राइट्स नहीं मिल रहे थे। इसीलिए वुमेन्स ने भी अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाना शुरू किया, अपने अलग एसोसिएशंस बनाए, फंड इकट्ठा किए और न्यूज़पेपर फाउंडेड किए। उसके बाद में पॉलिटिकल मीटिंग्स और
डेमोन्स्ट्रेशंस उन्होंने करना शुरू कर दिया, ताकि क्योंकि वो उन्होंने कहा कि हमें हमारे स्ट्रगल खुद करने पड़ेंगे अपने आप के लिए। तो फिर ये सारी चीज़ें होने लगी। जो कंजर्वेटिव फोर्स थी उसने रिप्रेस कर दिया लिबरल मूवमेंट को इन 1848, क्योंकि वो पावर में आ गए थे, पर्शिया का सपोर्ट मिल गया था। और उसके बाद में बट दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, उन्होंने रिप्रेस तो कर दिया था बट ओल्ड ऑर्डर को वो रिस्टोर नहीं कर पाए थे। मोनार्च were begun to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalists and revolutionaries। जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे उनको अब कंसेशन देने का टाइम आ चुका है, ये कंजर्वेटिव लोग समझ चुके थे, क्योंकि वो ये समझ चुके थे कि हम कितनी ही बार अपने कंजर्वेटिज्म को रिस्टोर कर लें, मोनार्कीज को रिस्टोर कर लें, मगर अगर हम इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे और पुराने तरीके से चलेंगे तो ये ज़्यादा टाइम तक चलने वाला नहीं है। बाद में फिर स्ट्रगल होगा और फिर हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रगल का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा और इसे हमें एंड करना है, तो हमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे। इसीलिए फिर अब जो कंजर्वेटिज्म भी पावर में आती है तो वो भी अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर 1948 autocratic monarchies of Central and European began to introduce changes that already taken place in Western Europe in 1815। 1815 के बाद जो वेस्टर्न यूरोप में चेंजेस आ गए थे वो अब मोनार्कीज ने ईस्टर्न यूरोप में भी लेकर आना और सेंट्रल यूरोप में भी लेकर आना शुरू कर दिया। द सेवडम एंड बॉन्ड लेबर वर एबोलिश्ड इन बोथ इन हब्सबर्ग एंड रशिया। हब्सबर्ग और रशिया में अब बॉन्ड लेबर खत्म हो गया। उसके अलावा जो हब्सबर्ग रूलर्स थे उन्होंने और ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी टू द हब्सबर्गियंस इन 1867। अब उन्हें 1867 में बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल चुकी थी जितने भी वहाँ के जो लोग थे उनको। उसके बाद में ये है नेक्स्ट इज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ एसटी पॉल, यानी कि जो एसटी पॉल की चर्च जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा वो फ्रैंकफर्ट में थी। और ये देखिए आप यहाँ पर खड़ी हैं, ये कौन है? ये वुमेन्स है, इन्हें बैठने की जगह तक नहीं मिली थी इसमें, इसीलिए वुमेन्स ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्टार्ट किया। और ये जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं अपनी एसटी पॉल की चर्च में और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि चल नहीं पाया था। कॉन्टेम्प्रेरी कलर प्रिंट नोटिस्ड द वुमेन इन द अपर लेफ्ट गैलरी, जैसा मैंने आपको दिखा दिया है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन 1866 टू 1871, यहाँ पर जर्मनी जो है उसका यूनिफिकेशन किस तरीके से हुआ। पर्शिया जो था बिफोर 1866 वो इस कलर का था, तो ये हो गया हमारा पर्शिया। उसके बाद में कॉन्क्वायर्ड बाय पर्शिया इन ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर इन 1866, पर्शिया ने इन सभी रीजन्स को कॉन्क्वायर किया था इन ऑस्ट्रो पर्शियन वार। ऑस्ट्रियन टर्मिनेटस एक्सक्लूडिंग द जर्मन कॉन्फेडरेशन इन 1867, तो ये सारे वो रीजन था ऑस्ट्रियन एम्पायर वाला। जॉइंट द पर्शिया फ्रॉम द जर्मन कॉन्फेडरेशन इन 1867, तो ये वाला वो जो रीजन था इसने ज्वाइन किया था। और उसके बाद में साउथ जर्मन स्टेट ज्वाइनिंग द पर्शिया टू द जर्मन एम्पायर इन 1871, वो ये वाला रीजन था। और उसके बाद में वॉन बाय पर्शिया इन फ्रांस को पर्शिया वॉर इन 1871, तो वो ये वाला रीजन था। इस तरीके से ये सारा रीजन जो मिल जाता है तो वो मिलके क्या बन जाता है? जर्मनी। और इट वाज अब ऑल अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट इज द मेकिंग ऑफ इटली। अब जर्मनी के बारे में हमने पढ़ लिया, तो द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड द मेकिंग ऑफ इटली ये किस तरीके से बने, जर्मनी का यूनिफिकेशन और इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ उसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। तो जर्मनी सबसे पहले इनका यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इनका यूनिफिकेशन आर्मीज ने किया। तो अब इस वाले टॉपिक में हम ये भी देखेंगे कि क्या आर्मी भी किसी नेशन का बेस बना सकती है, नेशन को यूनिफाई कर सकती है। तो ये दोनों जो केसेस हैं जर्मनी और इटली के, यहाँ पर आर्मीज मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करती हैं। जो कंजर्वेटिव लोग जो थे ना वही लोग अब समझ चुके थे तो इम्प्रूवमेंट कर रहे थे, तो वो भी नेशनल यूनिफिकेशन का जो काम है, नेशनल यूनिफिकेशन कौन करने लगते हैं? मोनार्कीज, रूलर्स भी यही काम करने लगते हैं जो कि रेवोल्यूशनरीज कर रहे थे। तो क्या होता है जर्मनी, इन जर्मनी कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ नेशन? एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आर्मी भी नेशन की आर्किटेक्ट हो सकती है? आफ्टर 1848 नेशनलिस्ट
sentiments were often mobilized by the conservatives for promoting the state power and achieving political domination over Europe. क्या चीज़ चाहिए थी इन्हें? पॉलिटिकल पावर, स्टेट पावर, और उसके बाद में अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप, डोमिनेशन होना चाहिए यूरोप पर। इसलिए कंजर्वेटिव्स ने भी 1848 के बाद में नेशन यूनिफिकेशन का आइडिया फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि रूलर्स भी समझने लगे कि इससे हमारी ग्रोथ हो जाएगी हमारे एम्पायर की। 1848 में लिबरल्स इनिशिएट द नेशन बिल्डिंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू नेशन स्टेट। जितने भी जर्मन कॉन्फेडरेशन के डिफरेंट स्टेट्स थे उन्हें एक जर्मन कॉन्फेडरेशन में एक रीजन बनाने की कोशिश की गई। किसने किया? ये लिबरल्स ने। वॉज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय कंबाइंड फोर्स ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री एंड सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंडलॉर्ड्स ऑफ झुंकार्स ऑफ पर्शिया। यानी कि जो झुंकार्स थे पर्शिया के, उन्होंने भी इनका सपोर्ट किया। किसका? जो जर्मन आर्मी थी उनका, और पर्शियन आर्मी ने भी इनका सपोर्ट किया। तो इससे अब क्या हुआ, जो लिबरल लोग थे वो तो सप्रेस्ड हो गए थे, बट जो पर्शियन किंग थे ही टुक द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। यानी कि जो पर्शियन किंग थे उन्होंने अब नेशनल यूनिफिकेशन का जिम्मा अपने कंधे पर उठा लिया। तो जैसा कि हमने इस मैप में देखा, पर्शिया ऐसा था, फिर ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होती गई, और उसके बाद में फिर ये सब मिलके यहाँ पर जर्मनी बन गया। ये वाला सारा रीजन मिलके जर्मनी बन गया। तो इस तरीके से यूनिफिकेशन हुआ वेयर इन जर्मनी। तो पर्शियन जो लीडरशिप, Persia took the leadership of the movement for national unification. Its चीफ मिनिस्टर जो थे उन्होंने इसकी लीडरशिप ली। ओटो वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। पर्शियन आर्मी की हेल्प यहाँ पर ली गई और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प ली गई, और जर्मनी बनाने के लिए इन्होंने नेशन यूनिफिकेशन का काम शुरू किया। यहाँ पर इन्होंने 3 वॉर्स किए विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री। तीनों वॉर में पर्शिया की विक्ट्री हुई। उसके बाद में 18 जनवरी 1871 में पर्शियन किंग केसर विलियम वन प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी होल्ड इन ब्रसेल्स। जो थी वो वहाँ पर हॉल ऑफ मिरर था, उसमें एक सेरेमनी हुई जहाँ पर इन्हें किंग बना दिया गया पर्शिया का, जर्मनी का, केसर विलियम वन को। और जो किंग हैं उसने द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर। जर्मनी में क्या था, होल जर्मनी में किसका पावर ज़्यादा था? पर्शिया का, क्योंकि पर्शिया ने ही सारा ये सब काम किया गया है। स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज ऑन modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany, and Persian measure and practice often become model for the rest of the world। जो पर्शिया का ये मॉडल था जिसमें बैंकिंग सिस्टम सुधारा गया, जुडिशरी को इम्प्रूव किया गया और मॉडर्न किया गया हर चीज़ को, तो ये जो है वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बना, लोगों के लिए एक मॉडल बना फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेट्स मूव टुवर्ड आवर न्यू टॉपिक विच इज टॉपिक नंबर 4.2, इटली यूनिफाइड। इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ? हमने जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में समझ लिया। सो इटली में क्या हुआ करता था, देयर वर सेवरल डायनेस्टिक एम्पायर्स इन द इटली, और देयर वाज आल्सो मल्टीनेशनल हब्सबर्ग एम्पायर। और ये जो एम्पायर्स थे ये 7 स्टेट्स में डिवाइड थे वाइल 1850। सो 7 स्टेट्स जो थी उनमें से सिर्फ एक स्टेट जो था उसमें ही सार्डिनिया पाइडमेंट, जो वहाँ के एम्परर थे, वो अपना रूल किया करते थे, जो कि इटालियन प्रिंसली स्टेट था वो। बाकी बचे हुए 6 स्टेट्स हैं उन पर अदर एम्परर ने अपना फोर्सफुली उनको अपने अंडर में रख रखा था। सो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, नॉर्थ वाज अंडर द ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग एम्पायर, सेंटर जो था वो पोप रूल किया करते थे, एंड साउथर्न रीजन जो था वो डोमिनेशन में था ऑफ बुब्रन किंग्स ऑफ स्पेन। तो इस तरीके से इटली के डिफरेंट स्टेट्स पर डिफरेंट रूलर्स ने अपना कब्जा बनाया हुआ था, और वहाँ के जो प्रिंसली स्टेट था, जो वहाँ का मेन एम्परर था, उसके अंडर में सिर्फ एक ही स्टेट था। इवन इटालियन लैंग्वेज वॉज लॉट्स ऑफ रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस, मतलब कि जो वहाँ की इटालियन लैंग्वेज थी वो भी कई सारी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस को फेस करती थी, और वहाँ के लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। In 1830, Giuseppe Mazzini has sought put together the coherent program for unitary Italian Republic,
जो गुजीप मजीनी जिनके बारे में हमने पहले पढ़ रखा है, इन्होंने इटली को यूनिफाई करने के लिए कई सारे प्रोग्राम और स्ट्रगल्स चलाए। इन्होंने अपनी सीक्रेट सोसाइटीज़ भी बनाई, जिसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट सोसाइटी थी यंग इटली, इसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो सोसाइटीज़ थी, इसके थ्रू इन्होंने क्या करना शुरू किया, रेवोल्यूशंस, लोगों को कनेक्ट करना शुरू किया ताकि इटली को यूनिफाई किया जा सके। बट बाद में फाइनली ये सारे रेवोल्यूशन जो है वो फेल हो गए। द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग इन 1831, 1848, इन दोनों में रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग फेल हो गए। देन दैट मेंटल नाउ फेल ऑन सार्डिनिया पाइडमेंट अंडर हिज रूल किंग वेक्टर इमैनुअल सेकेंड टू यूनिफाई इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर, यानी कि जो वहाँ के रूलर थे, अब वो सारा प्रेशर इटली को यूनिफाई करने का उनके ऊपर आ गया कि अब उन्हें इटली को यूनिफाई करना है। उसके बाद में इससे क्या होगा, इससे उनकी भी पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होगी, यानी कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, पॉलिटिकल ग्रोथ भी होगी, क्योंकि फिर उनके पास में बहुत सारा एरिया आ जाएगा अपने कंट्रोल में। तो अभी उनके कंट्रोल में नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस बात को भी सोचा और इस चीज़ की जिम्मेदारी उन्होंने ली कि हम इटली को क्या करेंगे, यूनिफाई करेंगे, इटली के यूनिफिकेशन के लिए। देन चीफ मिनिस्टर काबोर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली नाइदर रेवोल्यूशनरी नॉर डेमोक्रेट, यानी कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे उनके काबूर, उन्होंने सारा कुछ प्लान किया और जो उन्होंने वेज को फॉलो किया वो ना तो रेवोल्यूशनरीज थे और ना डेमोक्रेट थे, बट इटली को यूनिफाई करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और वो सक्सेसफुल भी हुए। थ्रू द टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंसेस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय काबूर, काबूर ने कई सारी ऐसी टैक्टिक्स बनाई और टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंसेस बिल्ड किए विद फ्रांस, और जिससे कि फ्रांस ने इनका सपोर्ट किया। सार्डिनिया पाइडमेंट वॉज सक्सीड इन डिफीटिंग ऑस्ट्रेलियन फोर्सेज इन 1859। तो 1859 में उन्होंने जब ऑस्ट्रेलियन फोर्सेज को हरा दिया तो उनके पास में एक मेजर पोर्शन आ गया अपने इटली का। उसके बाद में कई सारे आर्म्ड वॉलंटियर जो थे वो गुइजीप गरिबदली की लीडरशिप में इस फ्रे को ज्वाइन उन लोगों ने किया। अब गुइजीप गरिबदली कौन है, ये भी एक लीडर थे। गुइजीप गरिबदली के बारे में भी हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे ये कौन थे और ये क्या था। तो अभी इतना सिर्फ समझ ली कि ये एक नेशनलिस्ट थे और इन्होंने भी एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के लिए कई सारे लोगों को, इटली के जो लोकल लोग हैं वहाँ तक नेशनलिज्म को पहुँचाया और वो लोग भी स्ट्रगल से ज्वाइन करने के लिए उत्साहित हुए और इस स्ट्रगल को उन लोगों ने ज्वाइन किया और आर्म्ड वॉलंटियर्स जो थे वो आकर उन्होंने सपोर्ट किया किसका, सार्डिनिया पाइडमेंट के जो काबूर थे और जो किंग थे उनका। In 1860 marched in southern Italy and the kingdom of two Sicilies and succeed in winning the support of the local peasants in order to derive the Spanish ruler। स्पेनिश रूलर को वहाँ से हटाने के लिए उन्होंने फिर क्या किया, एक मार्च की। मार्च में लोकल पीपल का भी उन्हें सपोर्ट मिला और वो लोकल पीपल के सपोर्ट के साथ साथ जितने भी वहाँ के लोकल पीपल जो इटली के अदर पीपल थे, आर्म्ड उनके जो ऑफिसर्स थे, उसके बाद में आर्मी थी, वो सारे लोग एक साथ वहाँ पर उन्होंने मार्च की। कहाँ पर, साउथर्न इटली में की और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में, जिससे कि उन्हें स्पेनिश रूलर में भी जीत मिली 1860 में। वहाँ से भी उन्होंने एक मेजर चंक जो इटली का बचा हुआ था जो कि किसी और रूलर के अंडर था उसको भी उन्होंने वहाँ से ले लिया। 1861 में वेक्टर इमैनुअल सेकेंड को प्रोक्लेम कर दिया गया द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, यानी 1861 में इटली यूनाइटेड हो गया और वहाँ के किंग कौन बन जाते हैं, विक्टर इमैनुअल सेकेंड। सो हाउएवर मच ऑफ इटालियन पॉपुलेशन जो थी वो इलिटरेट थी और उन लोगों को इवन पता भी नहीं था कि नेशनलिज्म क्या है और ये स्ट्रगल्स किस लिए हो रहे हैं, बट फिर भी रिमेन्ड ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। द पीसेंट मास हु वाज सपोर्टेड गरिबदली इन साउदर्न इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया। उन्हें इटालियन शब्द के बारे में ही नहीं पता था कि हम एक नेशन बनाने वाले हैं, मतलब उन्हें इस तरीके की कोई भी चीज़ें नहीं पता थी। बस वो एक कल्चरल चीज़ों के थ्रू, वो इमोशंस के थ्रू, वो प्रिंट के थ्रू और गरिबदली जो नेशनलिस्ट लोग, गरिबदली जैसे गुजीप मजीनी जैसे कई लोग जो हुआ करते थे, इनकी बातों से इंस्पायर होकर वो लोग इन स्ट्रगल्स से कनेक्ट हुए थे। इवन कई लोग तो ये बिलीव करते थे कि लातलिया वॉज वेक्टर इमैनुअल्स वाइफ। जो इटली है ना उसको वो प्रोनाउंसिएशन करते थे लात्रिया, तो लातालिया उनको ये लगता था कि वेक्टर इमैनुअल की वाइफ है। तो इस तरीके से कई लोगों को नेशनलिज्म, लिबरलिज्म की फीलिंग
और इसके बारे में भी पता नहीं था, बट फिर भी वो रेवोल्यूशन से आकर ज्वाइन कर रहे थे। इस तरीके से इटली हमारा यूनिफाई हो जाता है इन 1861। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, और सबसे पहले हम यहाँ पर गुइज़िप गरीबल्दी के बारे में भी समझ लेते हैं। जो हमने अभी पढ़ा कि गुइज़िप गरीबल्दी एक नेशनलिस्ट थे, तो उनके बारे में हम समझ लेते हैं। ये एक मोस्ट सेलिब्रेटेड इटालियन फ्रीडम फाइटर थे। उसी के साथ साथ ये सेलर थे इन मर्चेंट नेवी में सेलर थे, यानी मर्चेंट नेवी के जो शिप हुआ करते थे उन्हें ये चलाया करते थे। 1833 में ही मेट मजीनी, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा है, जो गुइज़िप मजीनी थे, उनसे इन्होंने मीट किया और इन्होंने ज्वाइन किया यंग इटली मूवमेंट, और फिर ये पार्टिसिपेट करने लगे इन रिपब्लिक अपराइजिंग इन पार्लियामेंट इन 1834। जब पार्लियामेंट के रिपब्लिकन अपराइजिंग्स उन्होंने किए तो उनको इन्होंने सपोर्ट किया। उसके बाद में 1854 में इन्होंने सपोर्ट किया विक्टर इमैनुअल सेकंड को इन हिज एफर्ट टू यूनिफाई इटालियन स्टेट। साथ ही साथ द अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड एंड गरीबल्दी हैड फ्ली टू साउथ अमेरिका वेयर ही लिव्ड इन एक्साइल टिल 1848। मतलब कि ये जो सपोर्ट इन्होंने किया किसको, रूलर को, उससे पहले जब इन्होंने ये अपराइजिंग किया था इन 1833 एंड 1834, उसके बाद में ये रेवोल्यूशन के साथ में इन्हें जेल हो गई थी और ये 1848 तक जेल में ही रहे। फिर बाद में जब ये बाहर निकले तो इन्होंने रूलर का ही सपोर्ट किया और इटली को यूनिफाई करने के लिए एक बहुत बड़ा अपना मेजर रोल प्ले किया। जो लोकल पब्लिक थी वहाँ तक आइडिया पहुँचाया, इलिटरेट लोगों तक अपना नेशनलिज्म का, लिबरलिज्म का आइडिया इन्होंने पहुँचाया। यहाँ पर एक गुड अच्छा फोटो भी दिया गया है फिग 15, जिसमें कि ये जो बैठे हैं हमारे गरीबल्दी और ये हैं इमैनुअल सेकेंड, इनको वो पैर में शूज़ पहना रहे हैं, ये देख सकते हैं आप फोटो में। तो इस फोटो में क्या बताया गया है, गरीबल्दी हेल्पिंग द विक्टर इमैनुअल सेकेंड साइडिनिया किंग साइडिनिया पार्लियामेंट टू पुल ऑन द बोट नेम्ड इटली इंग्लिश सर्कुलेटर ऑफ 1859। सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं बूट पहनाने की टू द एम्परर, और वो बूट किससे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, इटली से, यानी कि इटली नाम का बूट, यानी कि जो इटली है वो पूरा यूनिफाई करने में हेल्प कर रहे हैं गरीबल्दी, ये इस फिग में डिस्क्राइब किया गया है। देन इटालियन स्टेट्स बिफोर यूनिफिकेशन ऑफ 1858 और इटालियन स्टेट्स आफ्टर द यूनिफिकेशन। जो इटालियन स्टेट्स हैं वो यूनिफिकेशन से पहले इस तरीके से थे, डिफरेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जैसे ही यूनिफिकेशन हो जाता है उसके बाद में ये इटालियन स्टेट्स इस तरीके से हो जाते हैं सारे कनेक्टेड, यानी कि जो इटली है उसको यूनिफाई किया इमैनुअल सेकेंड ने सक्सेसफुली और इटली यूनिफाई हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज 4.3 द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में किस तरीके से यूनिफिकेशन हुआ, किस तरीके से ब्रिटेन बना, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और ये जो है वो एक स्ट्रेंज केस है क्योंकि यहाँ पर कई सारी टेरिटरीज जो अलग अलग थी वो सारी कंबाइंड हुई हैं, और वो कैसे कंबाइंड हुई है उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले 18th सेंचुरी के टाइम पर कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। ब्रिटिश नेशन की जगह पर क्या था, देयर वॉज प्राइमरली आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेटेड इन ब्रिटिश आइसेल्स वर एथनिक वंस, यानी कि यहाँ पर एथनिक आइडेंटिटीज के बेस पर लोग रहा करते थे सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश। तो ये सारी एथनिक आइडेंटिटीज के लोग वहाँ पर रहा करते थे और इनका अपना कल्चर हुआ करता था और अपने पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हुआ करते थे। उसके बाद में द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रो इन द बेल्ट। जब इंग्लिश नेशन बेल्ट में ग्रो करने लगा तो उनके पास में पावर आ गई और फिर उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया ऑन द अदर नेशंस ऑफ द आइसलैंड। उसके बाद में जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी उसने 1688 में मोनार्की से पावर को सीज कर लिया, मोनार्की से अपनी पावर्स छुड़ा ली, मोनार्की को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए। उसके बाद में द एंड ऑफ द प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद में इस सारे कॉन्फ्लिक्ट का जो एंड हुआ उसमें वॉज इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट विद इंग्लैंड इट्स सेंटर कम टू बी फोर्स्ड, यानी कि जो सारा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ उसके बाद में यहाँ पर एक नेशन स्टेट बन गया, ब्रिटिश को नेशन स्टेट बनाया गया और इंग्लैंड जो था वो वहाँ का क्या होने वाला था, सेंटर होने वाला था। देन उसके बाद में 1707 में द एक्ट ऑफ यूनियन बना। ये कब बना, 1707 में, बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में। इंग्लैंड ने फिर स्कॉटलैंड पर भी अपना कंट्रोल करने की कोशिश की, उनके बाद में इनके बीच में एक एक्ट ऑफ यूनियन बना और फिर जो एक स्कॉटलैंड है इसके रिजल्ट से
स्कॉटलैंड जो था इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट मीट इन द इफेक्ट इंग्लैंड इम्पोज द इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। जब इंग्लैंड ने अपना इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पर कर दिया और ये एक्ट ऑफ यूनियन बन गया 1707 का, इससे स्कॉटलैंड भी आकर किस में मिल गया, इंग्लैंड में मिल जाता है। और फिर इंग्लैंड अपना इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है स्कॉटलैंड पर, और द ब्रिटिश पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर, यानी कि जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट बनी थी उसमें इंग्लिश मेंबर्स बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पर अब हमारा स्कॉटलैंड भी आकर किस में जुड़ जाता है, इंग्लैंड में जुड़ जाता है। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन्ट स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वाज सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। इसका मतलब जब ब्रिटिश और जो इंग्लैंड और जो इंग्लिश है वो जब ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा था, तो और जब स्कॉटलैंड वहाँ आकर मिल गया, इसका मतलब स्कॉटलैंड का जो डिस्टिंक्टिव कल्चर है और जो वहाँ का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें सप्रेस किया जाने लगा। जो वहाँ के कैथोलिक क्लैन हैं वो भी सफ़र कर रहे थे टेरिबल रिप्रेशन। साथ ही साथ उनकी जो लैंग्वेज थी, क्या लैंग्वेज थी, गायलिक लैंग्वेज, उसे भी उन्हें बोलने से फॉरबिडन यानी कि मना किया जा रहा था। साथ ही साथ उनकी जो नेशनल ड्रेस थी लार्ज वो भी इन्हें फॉरबिड किया जा रहा था बोलने के लिए, और इन्हें देवर फोर्सफुली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड्स, अपने होमलैंड से भी इन्हें फोर्सफुली निकाला जा रहा था बाहर। कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड, मतलब कैथोलिक लोगों ने कई सारे रिवोल्ट्स भी किए मगर उन्हें फाइनली क्या, सप्रेस्ड कर दिया गया। सेम जो टाइप की सिचुएशन है वो आयरलैंड के लोग भी सफ़र कर रहे थे, और वो लोग जो थे वो डीपली डिवाइडेड थे इन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। दो में कैथोलिक डिवाइडेड थे आयरलैंड के लोग। इंग्लिश हेल्प टू प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री, यानी कि जो कैथोलिक कंट्री थी, जो कि लार्जली वहाँ पर कौन से लोग थे, कैथोलिक लोग थे, तो उन पर कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने, इंग्लिश लोगों ने हेल्प की, किनकी, प्रोटेस्टेंट लोगों की। और जब प्रोटेस्टेंट लोगों ने अपना वहाँ पर दबदबा कर लिया तो उसके बाद में आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय द वोल्फटॉन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, यानी कि जो वोल्फटॉन है और उनके यूनाइटेड आयरिशमैन है, जो कैथोलिक लोग थे, उन्होंने जब प्रोटेस्टेंट किया और वो फेल हो गया, क्योंकि इनका सपोर्ट कौन कर रहे थे, इंग्लिश, प्रोटेस्टेंट लोगों का सपोर्ट कौन कर रहे थे, इंग्लिश लोग कर रहे थे। और जब वो सप्रेस हो गया तो आयरलैंड वॉज फोर्सिवली इनकॉर्पोरेटेड इन यूनाइटेड किंगडम इन 1801 में फिर आयरलैंड को भी अब इंग्लैंड और ब्रिटेन में ही मर्ज कर लिया गया, यूनाइटेड किंगडम इसे कहा गया। ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टेट्स जब वहाँ पर मर्ज हो गए, स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड ब्रिटिश, तो ये सारे जब मिल जाते हैं 1801 में, तो ये क्या कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। आर न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। यहाँ पर जो डोमिनेंट कल्चर वो क्या था, वो था इंग्लिश कल्चर, और सारे जो स्टेट्स हैं वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाते हैं। इनका एक न्यू सिंबल बनता है ऑफ न्यू ब्रिटेन, दिस वॉज ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, द नेशनल एंथम वॉज गॉड सेव आवर नोबल किंग, द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली promoted and the older nations survived only as the subordinate partner of the union, यानी यूनाइटेड किंगडम के सिर्फ सबऑर्डिनेट पार्टनर ही बनकर रह गए, कौन, जो ओल्ड नेशन थे वो। और यहाँ पर क्या बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन। तो ये था केस ऑफ द ब्रिटेन। अब सो यहाँ पर जो फीमेल फिगर्स हैं उन्हें पोर्ट्रेट किया गया फॉर नेशनलिज्म और फॉर लिबरलिज्म। बट अब ये जो फीमेल फिगर थी, इसका मतलब ये नहीं था कि ये रियल वर्ल्ड में भी या रियल लाइफ में भी वुमेन्स के लिए खड़ी हुई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए फीमेल फिगर्स का यूज़ यहाँ पर किया गया, और हर आर्टिशन हर जगह पर फीमेल फिगर के ही रूप में उस नेशन को दर्शाता था, ताकि लोग आकर वहाँ पर कलेक्टिवली स्ट्रगल कर सकें। जैसा कि यहाँ पर जर्मेनिया की
हम एक पर्सोनिफाइड इमेज को देख सकते हैं। जर्मेनिया में द आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड दिस पेंटिंग ऑफ जर्मेनिया। जर्मेनिया वहाँ के लिए जो लोग हैं उनके लिए, वहाँ पर जब जर्मनी नेशन बन रहा था तब एक जर्मेनिया की इमेज बनाई गई, और इस फोटो में उनके हाथ में कई सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें भी कई डिफरेंट चीज़ों को शो करती हैं। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आर्टिस्ट ने फीमेल एलोगरी का यूज़ किया था टू पोर्ट्रे द आइडिया, एंड ये सारे आइडियाज़ क्या क्या चीज़ों को पोर्ट्रे करने के लिए, लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक, इन 3 चीज़ों को पोर्ट्रे करने के लिए ये एक फीमेल एलोगरी का यूज़ किया करते थे। द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी, यहाँ पर लिबर्टी के एट्रीब्यूट्स कौन कौन है, वो है रेड कैप, द ब्रोकन चेन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रोकन चेन है जर्मनिया में, और उसके अलावा एक रेड कैप जो किस चीज़ का लिए है, जो कि लिबर्टी के लिए साइन है, इस कैप की शायद ये लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद में जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्ड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ विंग्स स्केल। अब जस्टिस किस तरीके से दर्शाया गया है, एक वुमेन जो कि जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, ब्लाइंड फोल्ड है, और उनके हाथों में क्या लगा हुआ है, उनके हाथों में है तराजू। तराजू तो आपने देखे होंगे ना, तो इस तरीके से ये मान लेते हैं वुमेन, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, और उनके हाथ में तराजू है, ब्लाइंड फोल्ड वुमेन। तो इसे किसके लिए शो किया गया, जस्टिस के लिए। उसी के साथ साथ जर्मेनिया बिकम द एलोगरी ऑफ जर्मन नेशन, जिस जर्मेनिया इमेज की हम बात कर रहे हैं ये बनी एलोगेरी फॉर द जर्मन नेशन। और उसके बाद में इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन में जर्मेनिया के पास में था क्राउन ऑफ ओक लीव्स, एंड एज द जर्मेनिया ओक स्टैंड फॉर द हीरोइज्म। जो ओक लीफ का इनका क्राउन था, ये देखिए यहाँ पर दिख सकता है, तो ये ओक लीफ का जो इनका क्राउन था ये हीरोइज्म के लिए लगाया गया था। और यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं और वो किस चीज़ के लिए बताई गई है। जैसे कि जो ब्रोकन चेन है ये है फॉर बीइंग फ्रीड, जो कि ब्रोकन चेन ये यहाँ पर दिख रही है ये। देन ब्रेस्टप्लेट विथ ईगल, ब्रेस्ट प्लेट है वो क्या है, सिंबल ऑफ द जर्मेनिया एम्पायर एंड स्ट्रेंथ। तो ये ब्रेस्ट प्लेट जो है वो किसका है, जर्मेनिया एम्पायर की स्ट्रेंथ के लिए है। देन क्राउन ऑफ ओक लीफ हीरोइज्म के लिए है, ये दिख रहा है हमें। और उसके अलावा जो स्वार्ड है वो किसके लिए है, रेडिएशंस टू फाइट, यानी कि जो स्वार्ड यहाँ पर ये इनके हाथ में है वो किसके लिए है, फाइट करने के लिए, लोगों को स्ट्रगल के में आने के लिए और वॉर के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये चीज़ है। उसके बाद में ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वार्ड विलिंग टू मेक द पीस, जो स्वार्ड है उसके साइड में ऑलिव ब्रांच है, तो ये ऑलिव ब्रांच यहाँ पर ये आपको दिख रही होगी, तो ये किस लिए है, टू विलिंगलेस टू मेक पीस, यानी कि अगर ये सामने वाले लोग इनकी बात मान जाते हैं लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की, तो फिर हम पीस का रास्ता भी फॉलो कर सकते हैं। तो और उसके बाद में ब्लैक रेड एंड ऑरेंज ट्री कलर जो कि पीछे आपको दिख रहा है, दिस इज द फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 एंड बैंडेड विद द ड्यूक ऑफ द जर्मन स्टेट। तो यहाँ पर ये जो फ्लैग है जो कि जर्मन स्टेट को के लिए बनाया गया है, रे ऑफ राइजिंग सन, ये जो राइजिंग सन की रेज हैं, द रेज ऑफ राइजिंग सन इज फॉर द बिगनिंग ऑफ द न्यू एरा, यानी कि अब एक नया एरा आने वाला है। ये देखिए सन की रेज जो है वो पीछे इमेज में है, तो ये एक न्यू एरा के आने का मैसेज लोगों को दे रही हैं। तो इस तरीके से जो विजुअलाइजेशंस थे दे वर वेरी इंपॉर्टेंट टू शो एंड टू प्रमोट द नेशनलिज्म बिटवीन द पीपल, क्योंकि इलिटरेट से इलिटरेट व्यक्ति भी इन फोटोज़ को देखने के बाद उसमें एक स्ट्रगल के लिए और सारी चीज़ों को समझ जाता है, स्ट्रगल की भावनाएं आ जाती हैं और इस तरीके से रेवोल्यूशन फैलता चला जाता है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो अब नेशनलिज्म तो चल ही रहा था, इसी के साथ साथ क्या होने लगता है, इम्पेरियलिज्म होने लगता है, यानी कि जो ब्रिटिश नेशन है वो जो कि जल्दी जिनके रेवोल्यूशन के बाद में लिबरलिज्म और नेशनलिज्म आ चुका है, वो लोग अब दूसरे लोगों को ये सोच कर जाते हैं कि हम उन लोगों को ज़्यादा सुधारेंगे, हम उन लोगों में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, उन्हें मोनार्की से, उन्हें डेस्पोटिज्म से बचाएंगे। और ये सोचकर जाते तो एक सही मोटिव के साथ हैं, लेकिन उन प्लेसेस पर जाकर उन लोगों का रियल में वो लोग रिप्रेशन करने लगते हैं, उन लोगों पर दबाव बनाने लगते हैं, वहाँ पर प्रेशराइज उन लोगों को करने लगते हैं। तो इसे कहा जाता है इम्पीरियलिज्म। नेशनलिस्ट ग्रुप बिकम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेट और वॉर की सिचुएशंस आ गई थी। अब जो जितने भी नेशनलिस्ट लोग थे जो कि अपने नेशंस को इंडिपेंडेंट और यूनिफाई करना चाहते थे,
वो भी बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके थे और उनके बीच में भी कई बार वॉर की सिचुएशंस आती रहती थी। द मेजर यूरोपियन पावर इन टर्न मैन्युपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इंपीरियलिस्ट एम, यानी कि जो यूरोपियन पावर थी वो अपने एम को कंप्लीट करने के लिए नेशनलिज्म जो है उस वर्ड को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने लगती है। जैसे कि उन्हें क्या चाहिए था, ओन इंपीरियलिस्ट एम्स, यानी कि उनको एक्सपेंड करना था अदर कंट्रीज में भी, अदर नेशंस में भी। तो वो वहां जाकर लोगों को ये डिस्क्राइब करते थे कि तुम मोनार्की में हो, तुम फंसे हो, रूलर तुम पर ऑपरेशन कर रहा है, ऑटोक्रेसी चला रहा है, तो इन सब चीज़ों से हम तुम्हें बाहर निकालेंगे, ये कहकर उन प्लेसेस पर जाते थे और उसके बाद में अपने इंपीरियलिज्म के एम को पूरा करते थे और वहाँ पर उस टेरिटरी को, उस नेशन को अपनी कॉलोनी बना लेते थे और उसका रिप्रेशन करते थे। वहाँ से जो भी कीमती चीज़ें थी वो सारी लेकर आ जाते थे, वहाँ का नॉलेज, वहाँ की स्किल, साथ ही साथ वहाँ के जो प्रेशियस थिंग्स थी वो सभी वो लोग लेकर आ जाते थे। तो इस तरीके से इंपीरियलिज्म फैलने लग गया और जब इंपीरियलिज्म फैला तो जितने भी नेशनलिस्ट लोग थे उनमें भी लड़ाइयाँ हुई, साथ ही साथ जो मेजर पावर्स थी उनमें भी लड़ाइयाँ हुई। सो अब हम समझते हैं कि इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से कैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की सिचुएशन आ जाती है। सो सबसे ज़्यादा मोस्ट सीरियस नेशनलिस्ट टेंशन जो है वो यूरोप में हुआ इन एरिया ऑफ बाल्कन्स, और ये किस टाइम पीरियड की बात है, आफ्टर 1871। तो इस टाइम पीरियड के बाद में एक मोस्ट टेंशन वाली प्रॉब्लम यहाँ पर आई बाल्कन्स में। अब ये जो रीजन था वहाँ पर जियोग्राफिकल एज वेल एज एथनिकल वेरिएशन बहुत ज़्यादा थी और ये मॉडर्न डे का यानी कि आज का रोमानिया, बल्जीरिया, अल्बानिया, ग्रीस, ऐसे कई सारे नेशंस जो हैं जो आज प्रेजेंट में हैं, उस सारे एरिया को क्या बोला जाता था, बाल्कन्स बोला जाता था। और यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे उन्हें ब्रॉडली क्या कहा जाता था, स्लेव्स कहा जाता था। जो इनका लार्ज पार्ट था बाल्कन्स का वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था और जो ऑटोमन एम्पायर है वो यहाँ पर बहुत काफी पहले से यहाँ पर रूल कर रही थी। द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड द रीजन वेरी एक्सप्लोसिव, यानी कि जब यहाँ पर नेशनलिज्म का आइडिया और लिबरलिज्म का आइडिया फैला, किसके थ्रू, रोमांटिक नेशनलिज्म के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू और बुक्स के थ्रू। सो यहाँ पर जब ये सारा आइडिया फैला डिफरेंट नेशंस से, यहाँ पर जब ये आइडिया आया तो इसमें ये एरिया बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो गया क्योंकि ये पहले से ऑटोमन एम्पायर के अंदर था। देन एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन द identity and independence, the Balkans area become the area of intense conflict subjected by foreign powers थी, वो यहाँ के लोगों को भड़का रही थी कि आपको नेशनलिज्म की जो बातें हैं वो उन लोगों तक पहुंचा रही थी। इससे क्या हुआ, नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स वहां पर स्टार्ट हुए। तो फिर यहाँ पर इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल जब लोगों ने किया तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगा किसके बीच में, देखिए यूरोपियन पावर किसका साथ दे रही थी, वहां के बाल्कन्स लोगों का। तो जो वहां के ऑटोमन एम्पायर था जो जिसके अंडर में बाल्कन्स एरिया आता था वो लोग भी इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे होंगे, तो इससे उनके बीच में और एम्परर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसके बाद में जो यूरोपियन पावर इनका साथ दे रही थी तो उनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो इस तरीके से इस एरिया पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। बाल्कन्स स्टेट्स वर 5 अब जो डिफरेंट बाल्कन्स स्टेट्स थे बहुत सारे, वो भी एक दूसरे से जल रहे थे और वो भी अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाह रहे थे। तो जितने भी बाल्कन्स स्टेट के लोग थे वो भी ज्यादा टेरिटरी गेन करने के चक्कर में एक दूसरे से जेलस होने लगे, एक दूसरे से फाइट करने लगे। यानी जो बाल्कन्स का एरिया था वो भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था और वो बाल्कन्स लोग ही अपने अपने टेरिटरी को और ज्यादा बड़ा करना चाह रहे थे, एक्सपेंड करना चाह रहे थे। तो उन लोगों में ही कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आने लगी। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज बाल्कन्स ऑल्सो बिकम द सेंस ऑफ बिग पावर राइवलरी। यहाँ पर एक पावर राइवलरी भी हो जाती है क्योंकि जितने भी पावरफुल नेशंस हैं वो फिर ये सोचने लगते हैं कि हम बाल्कन्स को अपने कंट्रोल में ले लें, हम बाल्कन्स को अपने कंट्रोल में ले लें और सारे नेशंस के बीच में फिर फाइट हो जाती है। इंटेंस राइवलरी अमॉन्ग यूरोपियन पावर ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल मिलिट्री माइट।
यानी कि एक राइवलरी तो पहले से ही चल रही थी पावर के यूरोपियन पावर्स में, किस चीज पर, ट्रेड को लेकर एंड कॉलोनीज को लेकर, और उसी के साथ साथ नेवल एंड मिलिट्री को लेकर। अब ये जो है वो एक बड़ा रूप ले लेती है जब ईच पावर, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वॉज कीन टू काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर ओवर द वॉल्कन्स, यानी कि वो काउंटर कर रहे थे। जैसे कि मान लीजिए रशिया वहां पर जाके अपना कंट्रोल कर रहा है तो इंग्लैंड वाले उसको काउंटर कर रहे हैं, और ऑस्ट्रो हंगरी कर रहा है तो रशिया वाले उसे काउंटर कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को काउंटर कर रहे थे कि यहाँ पर हम अपना इसको हम अपने कंट्रोल में लेकर आएंगे, कोई कह रहा था हम इसे कंट्रोल में लेकर आएंगे, बाल्कन्स लोग कह रहे थे हम खुद अलग ही रहेंगे, और उसके अलावा ऑटोमन एम्पायर भी था। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाता है, बिग पावर राइवलरी हो जाती है। पहले से वॉर की सिचुएशन बन रही थी, क्योंकि पावर जब अलग अलग नेशंस के पास आ जाती है तो सब अपने आप को पावरफुल शो करने के लिए एक दूसरी जगह पर फिर फाइट करने की जो सिचुएशन है वो आ जाती है, क्योंकि लोग अपने को ज्यादा पावरफुल बताने की कोशिश करते हैं। एंड इट लेड द सीरीज ऑफ वॉर इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इन्हीं सारी सिचुएशंस की वजह से बहुत सारे वॉर्स हुए उस एरिया में, और फाइनली फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है। तो ये थी द स्टोरी अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कैसे हुआ ये बाल्कन्स रीजन में, फिर किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, और इसका जो क्या रीजन हुआ वो हमने समझ लिया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ पर हो जाता है। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। लास्ट में जो समरी है उसे हम समझ लेते हैं। क्या है, नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर आफ्टर इन 1914। 1914 में जब नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म हमारा इंपीरियलिज्म से जब कनेक्ट होकर देखा जाने लगा, नेशनलिज्म को इंपीरियलिज्म से कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी उसका लोग फायदा उठाकर दूसरे नेशंस को कॉलोनी बनाने लगे, इंपीरियलाइज करने लगे। तो ये वाली जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, क्योंकि फिर एक नेशन दूसरे पर पावर जमाएगा तो दूसरा भी पावरफुल नेशन उस पर पावर जमाने की कोशिश करेगा, अपने कंट्रोल में उसे लाने की कोशिश करेगा, और ऐसे में उन दोनों नेशन के बीच में फाइट हो जाएगी। और जो तीसरा नेशन बीच में है वो तो पिसेगा ही पिसेगा, साथ ही साथ में क्या होगा, वो भी ये चाहेगा कि हम पे हमारा ही कंट्रोल हो, हम पर कोई और व्यक्ति कंट्रोल ना करे। Colonized by the European power in 19th century began to oppose imperial domination, यानी कि जितनी भी कॉलोनीज थी उन लोगों ने भी अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इनका अपोज करना शुरू कर दिया यूरोपियन पावर्स का, टू जो कि इंपीरियलिज्म कर रहे थे तो इनका उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप एवरीवेयर नेशनलिस्ट्स, मतलब कि जब इंपीरियल एंटी इंपीरियल मूवमेंट फैला तो ये भी कौन कर रहे थे, नेशनलिस्ट लोग ही कर रहे थे। तो देखिए अब यहाँ पर जो नेशनलिस्ट की फीलिंग है वो कितनी तरीके से चेंज होती गई। पहले एम्परर से जब फाइट कर रहे थे तो वो लोगों के बीच में नेशनलिस्ट की फीलिंग थी, नेशनलिज्म के लिए कर रहे थे वो, ठीक है। उसके बाद में जब उनको नेशनलिज्म मिल जाता है तो वो दूसरे लोगों के पर अपना कंट्रोल करने के लिए चले जाते हैं। तो जो वहां के लोग और वहां के लोगों पर कंट्रोल किस नाम से करने के लिए जाते हैं कि आप किसी रूलर के अंडर में हैं और यहाँ पर नेशनलिज्म आना चाहिए, लिबरलिज्म आना चाहिए। इस टॉपिक को, इस बात को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं और उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। तो नेशनलिज्म लेकर वहां पर जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई नेशनलिज्म रह नहीं पाता है, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी रह नहीं पाती, क्योंकि वो किसी और टेरिटरी के कंट्रोल में आ जाती है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। फिर जो लोग उनके अगेंस्ट में स्ट्रगल कर रहे थे उसे भी नेशनलिज्म यहां पर कहा गया। वो लोग भी कौन थे, नेशनलिस्ट ही थे। स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स, और ये स्ट्रगल्स किस लिए चल रहे थे, टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स एंड कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। द सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स कम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल, यानी कि अब बाद में जब ये फाइनली सारी सिचुएशन सॉल्व हो जाती है, इंपीरियलिज्म खत्म हो जाता है, तो इस बात को मान लिया जाता है कि जो सोसाइटीज़ हैं उन्हें नेशन स्टेट्स बन जाना चाहिए, और ये चीज़ क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए और यूनिवर्सल होना चाहिए। अब कोई भी जाकर किसी पर कंट्रोल नहीं करेगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। होप करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी टॉप कर पाए। अब हम मिलकर टॉप करेंगे सोशल साइंस में। सोशल साइंस के सारे चैप्टर आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। नोट्स की आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अगर आपको नोट्स पसंद आए हो तो जल्दी से नोट्स स्पैम कर दीजिए, और
आपको सारे नोट्स टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। यही नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मेरे भाई अगर कोई प्रॉब्लम लगी हो तो मुझे कमेंट में वो भी बता दें, अगली वीडियो से उसे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। और हमें सपोर्ट करें, सपोर्ट की हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इट इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल डिजिटली। तो मैंने बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करके इसे बनाया है, तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।